एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। हम बच्चों अभी तक सेल की बाउंड्री के बारे में समझ चुके हैं कि सेल में क्या क्या बाउंड्रीज होती है। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन हम समझ चुके हैं। अब हम सेल के अंदर चलते हैं। सेल के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म में कई सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। इसमें ईआर, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, ऐसे कई सारे ऑर्गेनल्स बैठे होते हैं। अब बच्चों ये जो ऑर्गेनल्स होते हैं, इन ऑर्गेनल्स में से कुछ ऑर्गेनल्स ऐसे होते हैं जिनके फंक्शन एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड होते हैं। जिनके फंक्शन एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड है और जिनके फंक्शन कोऑर्डिनेटेड होते हैं उन्हीं को इंक्लूड किया जाता है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में सब नहीं आता है, वही आएगा जिसके फंक्शन एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड है। तो एंडो मेम्ब्रेन का मतलब ऑर्गेनल्स देयर फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड आर कंसीडर एज एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इसको आप ऐसे समझिएगा, जैसे कोई ये सेल ऑर्गेनल है, इस ऑर्गेनल ने यहां पर एक केमिकल बनाया। अच्छा, इसको बनाने के बाद इसने क्या किया, दूसरे ऑर्गेनल के पास भेजा। अब दूसरे ऑर्गेनल ने इसको मॉडिफाइड किया और मॉडिफाइड करने के बाद तीसरे के पास भेज दिया। तो एक से कुछ बना, दूसरे ने मॉडिफाइड किया, फिर तीसरे के पास भेजा। तो इनके फंक्शन एक दूसरे से ऐसे लिंक लग रहे हैं। तो जिनके फंक्शन ऐसे लिंक होते हैं उसी को इंक्लूड किया जाता है एंडो मेम्ब्रेन में। अब बात आती है एंडो मेम्ब्रेन में किस किस को इंक्लूड किया जाए। तो एंडो मेम्ब्रेन में इंक्लूड किया जाता है ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल। ये बच्चों ऐसे 4 सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जिनको एंडो मेम्ब्रेन में इंक्लूड किया गया है क्योंकि इनके फंक्शन एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड है। अब बच्चों के दिमाग में आता है कि कोऑर्डिनेशन मतलब आपस में फंक्शन लिंक है। तो इनमें कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करें तो सेल में जितने भी ऑर्गेनल्स है देखा जाए तो सब में आपस में कोऑर्डिनेशन होता ही है। जैसे मान लीजिए इस ईआर को एनर्जी चाहिए तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के साथ लिंक होगा, बिल्कुल होगा भाई। ईआर को एनर्जी चाहिए तो माइटोकॉन्ड्रिया से तो आएगी। तो इसका मतलब ये आपस में कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेटेड तो रहते हैं। लेकिन हमने एंडो मेम्ब्रेन में इन 4 को ही क्यों रखा, ये सब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी ने कह दिया एंडो मेम्ब्रेन में ये 4 नाम है, तो हमने भी कह दिया बस ये 4 नाम है। तो एंडो मेम्ब्रेन में केवल 4 है। आपसे पूछा जाए माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम ये एंडो मेम्ब्रेन में नहीं आते। एनसीईआरटी ने कह दिया नहीं आते तो नहीं आते। तो ये नहीं आते हैं, क्यों नहीं आते? क्योंकि उनके फंक्शन इनके साथ इस तरह से डायरेक्ट वे में कोऑर्डिनेटेड नहीं होता है, ऐसा एनसीईआरटी ने कहा है। तो जैसा एनसीईआरटी ने कहा है हम बच्चों उसी को फॉलो करेंगे। क्लियर? आपसे कभी पूछा जाए एंडो मेम्ब्रेन में कौन इंक्लूड है तो आप इन 4 के नाम देंगे। अब बात आती है ये आपस में कैसे कोऑर्डिनेटेड होते हैं, कैसे ये लिंक होते हैं, इस बात को भी हम समझें। इनका कोऑर्डिनेशन कैसे चलता होगा आपको समझाने के लिए बच्चों मैंने एक सेल को ड्रॉ किया है। सेल के अंदर ये बच्चों यहां पर यूकैरियोटिक सेल है, तो इसमें आप देखेंगे इसे वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस दिख रहा है। इसी न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए प्रेजेंट होता है। अब बच्चों जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस की अगर हम आउटर मेम्ब्रेन की बात करें, न्यूक्लियस में 2 मेम्ब्रेन दिख रही होगी, ये तो दिख रही है आउटर और ये दिख रही है इनर। न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, इसके साथ आउटर मेम्ब्रेन के साथ ही यहां बच्चों ऐसे मेम्ब्रेन का एक नेटवर्क जुड़ा हुआ है। देख लेंगे आप, इस तरह से ये मेम्ब्रेन का एक नेटवर्क लगा हुआ है। आउटर मेम्ब्रेन के साथ ऐसे मेम्ब्रेन का एक नेटवर्क लगा होता है और मेम्ब्रेन का यही नेटवर्क कहलाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन खास बात, अगर बच्चों इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ऐसे राइबोसोम अटैच है, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ऐसे राइबोसोम है, तो ऐसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट में हम आरईआर कह देते हैं। अच्छा, रफ क्यों कह देते हैं? क्योंकि राइबोसोम लगे होने की वजह से इसकी सरफेस रफ हो जाती है और रफ हो जाती है, इसलिए इनको नाम दे दिया गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या लगे होंगे? राइबोसोम। लेकिन याद रखना, यहां जो राइबोसोम होंगे टाइप पूछा जाए तो एटीएस। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एटीएस टाइप के राइबोसोम लगे होते हैं। कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसी भी होती है जिनकी सरफेस पर कोई राइबोसोम नहीं है, राइबोसोम ही नहीं है। और राइबोसोम नहीं है तो इनकी सरफेस आप देखोगे ऐसे स्मूथ दिख रही होगी, इसलिए इनको कहा जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बताओ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप की हो गई? यस, 2 टाइप। कौन कौन सी? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दोनों में डिफरेंस पूछे तो राइबोसोम प्रेजेंट है तो रफ है, राइबोसोम नहीं है तो स्मूथ है। अरे बात समझ में? इनमें से बच्चों राइबोसोम अगर अटैच है तो आप सभी जानते हैं राइबोसोम का सबसे मेन फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम का काम ही यही है। तो जब यहां राइबोसोम लगे हुए हैं तो इसी की मदद से यहां अल्टीमेटली बच्चों ऐसे प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाएगा।
तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताओ क्या बना देती है? प्रोटीन। अच्छा, इनके पास राइबोसोम है ही नहीं, तो ये प्रोटीन कभी बना ही नहीं सकती। बात आती है फिर स्मूथ ईआर क्या बनाती है? तो इसका मेन फंक्शन होता है लिपिड का सिंथेसिस। तो क्या सीखा हमने? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में काम आ जाती है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे लिपिड के सिंथेसिस में काम आती है। क्लियर? अब बच्चों, जब यहां पर ऐसे प्रोटीन और ऐसे लिपिड का सिंथेसिस हो जाता है, तो सिंथेसिस होने के बाद इन्हें बच्चों ऐसी वेसाइकल में पैक कर दिया जाता है। ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये वेसाइकल। अच्छा, जो वेसाइकल आरईआर से बनी, इसके अंदर आप देखोगे बच्चों ऐसे ये प्रोटीन भरा हुआ है, और जो वेसाइकल ऐसी एसईआर से बनी हुई है, इनके अंदर आप देखोगे तो ये लिपिड भरा हुआ है। मतलब इनके अंदर आप देखोगे ये लिपिड्स होते हैं। तो ध्यान रखना, जो वेसाइकल आरईआर से डेराइव्ड होगी उसमें प्रोटीन होगा, एसईआर वाले में लिपिड्स होंगे। अब बच्चों, ये प्रोटीन और लिपिड की जो वेसाइकल आपको दिख रही है, इन्हें अब भेज दिया जाता है दूसरे सेल ऑर्गेनल के पास, और वो ऑर्गेनल कहलाता है गोल्जी बॉडी। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये एग्जैक्टली बच्चों गोल्जी बॉडी की है। ये गोल्जी बॉडी है। गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनके स्ट्रक्चर में ऐसी लॉन्ग फ्लैटेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी। ऐसे दिख रहा है, ऐसे लॉन्ग है, फ्लैटेड स्ट्रक्चर दिख रही है। ये जो एक स्ट्रक्चर दिख रही है, इसे बच्चों नाम दिया जाता है सिस्टर्नी। बात को समझना, ये जो एक छोटी सी फ्लैटेड स्ट्रक्चर, नाम बोलो सिस्टर्नी। बताओ, इतने का नाम बोलो सिस्टर्नी, इतने का नाम बोलो सिस्टर्नी। जब ये सिस्टर्नी एक के पास ऐसे अरेंज होती है, तो सिस्टर्नी का ये ग्रुप बना, और सिस्टर्नी के इसी ग्रुप को कहा जाता है गोल्जी बॉडी। बताओ, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? गोल्जी बॉडी। तो यहां पर ये जो आपको दिखाई दे रही है, इसको हम कह देते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी की खास बात ये होती है कि इसके स्ट्रक्चर में आपको दो सरफेस मिलेगी। ध्यान से आप देखोगे, गोल्जी बॉडी का ये वाला सरफेस, ये वाला पार्ट टूवर्ड द न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की तरफ है। और जो न्यूक्लियस की तरफ होता है, ऐसी सरफेस को कहा जाता है सिस सरफेस, या इसी को हम फॉर्मिंग, या यहां पर ये कॉन्वेक्स सरफेस होती है। तो ध्यान रखना, जो न्यूक्लियस की तरफ आती है उसको हम सिस, फॉर्मिंग या कॉन्वेक्स सरफेस कहते हैं। अब अपर की साइड में देखो, सबसे ऊपर वाला, टॉप वाला, यहां पर जो सरफेस आपको दिख रही होगी, इस अपर वाली सरफेस को कहा जाता है ट्रांस सरफेस, या इसी का दूसरा नाम होता है मैच्योरिंग सरफेस। यहां देखने में ऐसा लगता है जैसे कोई कर्व टाइप का दिख रहा है, तो ये बन गया कॉनकेव। अच्छा, ये कॉनकेव है तो ये कॉन्वेक्स हो जाएगा। एक बार फिर समझना, गोल्जी बॉडी में सिस्टर्नी प्रेजेंट होती है। ये सिस्टर्नी एक के ऊपर एक अरेंज है। अच्छा, सिस्टर्नी का जो पार्ट टूवर्ड द न्यूक्लियस आया, नाम बोलो सिस, इसी का दूसरा नाम फॉर्मिंग, और शेप पूछा जाए तो कॉन्वेक्स होता है। अच्छा, इसी तरह से जो टूवर्ड द मेम्ब्रेन आपको दिख रहा होगा, इसे नाम देंगे ट्रांस फेस या मैच्योरिंग फेस, या इसे हम कॉनकेव सरफेस कह देंगे। तो बताओ कितनी सरफेस होगी? 2 सिस एंड ट्रांस सरफेस। अब होता क्या है, ये जो बच्चों ईआर से जो वेसाइकल बनी थी, अब इन वेसाइकल को यहां से गोल्जी बॉडी के पास भेजेंगे। मतलब ये भी गोल्जी बॉडी के पास जाएगा, ये भी गोल्जी बॉडी। जब ये वेसाइकल गोल्जी बॉडी के पास जाती है, तो ये वेसाइकल ऐसे गोल्जी बॉडी के साथ जाकर ऐसे अटैच हो जाती है। मतलब ये ऐसे गोल्जी बॉडी के साथ अटैच हो गई, ये वेसाइकल ऐसे अटैच हुई। अटैच होने के बाद अब इनके अंदर ये जो प्रोटीन आपको दिख रहा होगा, अंदर जो प्रोटीन है या लिपिड जो है, वो यहां ट्रांसफर हो जाएंगे। मतलब यहां प्रोटीन लिपिड आ जाएंगे, प्रोटीन आ जाएंगे, यहां लिपिड आ जाएंगे। क्या सीखा हमने? ध्यान समझना, ईआर के अंदर जो प्रोटीन और लिपिड बने थे, फाइनली गोल्जी बॉडी के पास गए, गोल्जी बॉडी की सिस सरफेस से फ्यूज हुआ। ध्यान से देखना, ये वेसाइकल सिस से फ्यूज हुई, फ्यूज होने के बाद अंदर का प्रोटीन, अंदर का लिपिड गोल्जी बॉडी के पास चला गया। क्या सिखाया? फाइनली प्रोटीन लिपिड किसके पास गए? गोल्जी बॉडी। अब गोल्जी बॉडी क्या करती है? गोल्जी बॉडी इन प्रोटीन और लिपिड को मॉडिफाइड करती है। कैसे करती है? मॉडिफाइड करने के लिए वो क्या करती है, यहां इनके साथ ऐसे कुछ मॉलिक्यूल जोड़ देती है। दिख रहा होगा आपको, ये बच्चों यहां पर ऐसे कुछ पार्ट अटैच कर दिया गया। ये जो बच्चों यहां पर ये पार्ट अटैच किया जा रहा है, ये पार्ट जो अटैच किया जा रहा है, ये पार्ट कहलाता है कार्बोहाइड्रेट। मतलब प्रोटीन और लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट को जोड़ दिया गया, और कार्बोहाइड्रेट को जोड़ने की इस प्रोसेस को कहा जाता है ग्लाइकोसाइलेशन। कार्बोहाइड्रेट को अटैच करने की प्रोसेस का नाम क्या दिया जाता है बच्चों? ग्लाइकोसाइलेशन। इसे बच्चों हम ग्लाइकोसाइलेशन कह देते हैं। तो ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब प्रोटीन और लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट का बाइंड होना, प्रोसेस का नाम ग्लाइकोसाइलेशन। अब ध्यान समझना, ये जो इतना पार्ट है कार्बोहाइड्रेट है,
कार्बोहाइड्रेट के लिए बायोलॉजी में हम वर्ड बोलते हैं ग्लाइको। क्या बोलते हैं? ग्लाइको। ये तो हो गया ग्लाइको, और इसके साथ अटैच है लिपिड, तो पूरा नाम बन जाएगा ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइको के साथ लिपिड जुड़ा तो ग्लाइकोलिपिड। इसी तरह से ये ग्लाइको है, ये प्रोटीन है, पूरा नाम बोलो ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये ग्लाइकोलिपिड बन गया, ये ग्लाइकोप्रोटीन बन गया। अब बताना ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन कहां हुआ? यस, गोल्जी बॉडी के अंदर। तो इस गोल्जी बॉडी के अंदर ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन बनते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन कहां सिंथेसिस होते हैं? गोल्जी बॉडी में। ग्लाइकोसाइलेशन कहां होता है? तो गोल्जी बॉडी में। बात समझ में? तो यह बात आप अच्छे से ध्यान रखना। अब एक खास बात, मैंने आपसे कहा कार्बोहाइड्रेट का अटैच होना गोल्जी बॉडी में, लेकिन कार्बोहाइड्रेट को अटैच करने की शुरुआत ईआर में ही हो जाती है। मतलब इसी ईआर के अंदर ही यहां पर थोड़े बहुत ऐसे कार्बोहाइड्रेट अटैच होना शुरू हो जाते हैं। कहने की बात मेरी इतनी सी है, ग्लाइकोसाइलेशन स्टार्ट ईआर में ही हो जाता है। बात को समझना अच्छे से, ग्लाइकोसाइलेशन स्टार्ट ईआर में ही हो जाता है। हां, यह प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट गोल्जी बॉडी में होती है। तो कभी ऐसे क्वेश्चन आए ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन कहां बनते हैं, और आपको ऑप्शन में ईआर भी दिया जाए, गोल्जी बॉडी भी दिया जाए, आप गोल्जी बॉडी टिक करके आना, क्योंकि यह काम मेनली गोल्जी बॉडी में होता है। हां, क्वेश्चन ऐसे आता है ग्लाइकोसाइलेशन स्टार्टेड इन, क्या लिखा होता है? स्टार्टेड इन, तब बच्चों हम क्या टिक कर देते? ईआर के अंदर। तो ग्लाइकोसाइलेशन स्टार्ट पूछा जाता है तो ईआर, हां, पूरी प्रोसेस का कंप्लीट होना, फाइनली ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड का बनना, यह सब गोल्जी बॉडी में होता है। जो बात यहां आपको समझे, क्लियर हुई? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक बार फिर पूछता हूं, ग्लाइकोसाइलेशन स्टार्टेड इन, सबका आंसर आना चाहिए। ग्लाइकोसाइलेशन स्टार्टेड इन ईआर, कंप्लीटेड इन गोल्जी बॉडी, और ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड का बनना तो पूछा जाए तो आंसर गोल्जी बॉडी ही जाएगा। क्लियर? अब बच्चों यहां पर ये जो ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड बने हैं, मॉडिफाइड हो गए हैं। अब इनको क्या किया जाता है? यहां पर फाइनली पैक किया जाता है, और यह पैकिंग गोल्जी बॉडी के ट्रांसफेज से होता है। मतलब गोल्जी बॉडी की जो ट्रांसफेज से यहां से पैकिंग की जाती है। मतलब ये ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड जो भी होगा यहां से पैक कर दिया जाएगा। पैकिंग कहां से होती है? ट्रांसफेज से। तो पूछा जाए मटेरियल्स को पैक करने का काम, फाइनल पैक करने का काम किसने किया है? तो गोल्जी बॉडी, क्योंकि इसी के ट्रांसफेज से पैक होता है, और पैकिंग हमेशा याद रखना ट्रांस से होता है। तो ट्रांसफेज से इन मटेरियल को पैक करेंगे। अच्छा, पैक करने के बाद अब ये जो मटेरियल है, इस मटेरियल को कहां भेजना है? मतलब सेल के अंदर रखना है, सेल के बाहर भेजना है, कहां भेजना है? बात आती है डायरेक्शन कौन देगा। यह डायरेक्शन देने का काम भी गोल्जी बॉडी ही करती है। गोल्जी बॉडी क्या करती है? जब इस वेसाइकल को यहां से पिंच ऑफ करती है, अलग करती है, उसी टाइम इसके साथ एक सिग्नल लगा देती है। सिग्नल लगा दिया मतलब इसके साथ बच्चों गोल्जी बॉडी एक ऐसा सिग्नल अटैच कर देती है। सिग्नल ऐसा समझिएगा कि इसके साथ एक टैग लगा दिया गया, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन लिख दी कि इसे कहां भेजना है। कहां भेजना मतलब सेल के अंदर भेजना है, सेल के बाहर भेजना है, कहां भेजना है, वो डायरेक्शन देने का काम भी गोल्जी बॉडी करती है। अच्छा, गोल्जी बॉडी ने यहां पर लिख दिया इसे सेल के बाहर भेज दो, तो ये सेल के बाहर चली जाएगी, और सेल के बाहर चली गई तो प्रोसेस का नाम दे देंगे सिक्रीशन। क्यों? यूजफुल मटेरियल बाहर निकला है, तो यूजफुल मटेरियल बाहर निकला तो उसको सिक्रीशन कह देंगे। और ये सिक्रीशन का काम किसने कराया? गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी यहां पर इन मटेरियल का फाइनली सिक्रीशन करती है। हां, गोल्जी बॉडी इन वेसाइकल को सेल के अंदर भी ट्रांसपोर्ट करा सकती है। तो वेसाइकल को कहां भेजना है? सेल के अंदर भेजना, सेल के बाहर भेजना, डायरेक्शन कौन देती है? यस, गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मटेरियल को डायरेक्शन देने का काम भी गोल्जी बॉडी का ही होता है। मैंने इस डायग्राम में आपको गोल्जी बॉडी के कई फंक्शन बता दिए। क्या क्या फंक्शन करता है? गोल्जी बॉडी ग्लाइकोसाइलेशन करता है, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड्स बनाता है, पैकिंग करता है, मटेरियल को डायरेक्शन देता है, मटेरियल को सेल के बाहर करता है, मतलब सिक्रीशन भी करता है। क्वेश्चन आता है, सिक्रीशन में मेन रोल तो गोल्जी बॉडी का ही जाता है। जो बात यहां पर आपको समझे, क्लियर हुई सबको अच्छे से? तो ये सारे फंक्शन आप ध्यान भी रखें। अगर हम गोल्जी बॉडी के फंक्शन को ध्यान से देखें तो ये कर क्या रही है? गोल्जी बॉडी ईआर से मटेरियल को रिसीव कर रही है, ईआर से मटेरियल रिसीव कर रही है, उनको मॉडिफाइड कर रही है और वापस किसी और को दे रही है। मतलब ईआर से मटेरियल को लेती है, मॉडिफाइड करती है, किसी और को दे देती है। यानी एक तरह से ये मीडिएटर का काम करती है। ये एक तरह का मिडिल पार्ट है, मीडिएटर है। यहां से मटेरियल लिया, मॉडिफाइड किया, किसी और को दे दिया।
एक मीडिएटर का काम करते हैं, इसीलिए इसको कई बार मिडिल मैन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। गोल्जी बॉडी का दूसरा नाम मिडिल मैन ऑफ द सेल। क्या क्या बातें मैंने आपको गोल्जी बॉडी की समझाई, जरा ध्यान समझिएगा। गोल्जी बॉडी ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड के फॉर्मेशन की मेन साइट यही है, मेन साइट यही है। हाँ, स्टार्ट ईआर में हो जाता है। सेकंड फंक्शन क्या होता है, मिडिल मैन ऑफ द सेल। यह सेल का मिडिल मैन है। क्यों कहा मिडिल मैन, ईआर से मटेरियल लेती है, मॉडिफाइड करके किसी और को दे देती है, और साथ ही साथ इसको हम डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक इन द सेल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, यहां से बच्चों प्रोटीन आए, यहां से लिपिड आए, और सेल में कोई एक प्रोटीन एक लिपिड तो होता नहीं है। जब यहां से कई प्रोटीन कई लिपिड्स आएंगे तो यहां पर प्रोटीन लिपिड के से भीड़ जमा हो जाएगी। अब उस भीड़ में से, उस ट्रैफिक में से किसे कहां भेजना है, डायरेक्शन किसने दिया, गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी यहां पर इनको डायरेक्शन देती है, इसलिए इसको कहा जाता है डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक। मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक मतलब सेल के अंदर ये प्रोटीन की भीड़ जमा हो गई, वही मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक है। तो इन भीड़ को डायरेक्शन देने का काम गोल्जी बॉडी का है। तो मैंने आपको यहां पर गोल्जी बॉडी के कई फंक्शन आपको समझा दिए। जो बात यहां पर आपको समझाई, क्लियर हुई। एक खास बात और, यहां पर बच्चों कई बार ऐसा होता है कि इस गोल्जी बॉडी से ऐसी वेसाइकल पैक हुई जिसके अंदर ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम भरे होते हैं, और इस वेसाइकल का नाम दिया जाता है लाइसोसोम। क्या नाम देंगे, लाइसोसोम। तो ऐसी वेसाइकल पैक हुई जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम भरे हैं, वो लाइसोसोम है। अब बताना, लाइसोसोम को पैक करने का काम गोल्जी बॉडी ने किया है। पैकिंग तो गोल्जी बॉडी कर रही है, लेकिन खास बात, जब इसको यहां पैक करेंगे तो पैक करते टाइम यहां प्रोटीन लिपिड सब चाहिए। अब मुझे बताओ, यहां पैकिंग करेंगे, मेम्ब्रेन बनाएंगे, प्रोटीन लिपिड चाहिए, कहां से आए तो ईआर से ही। मतलब इस ईआर से ही तो प्रोटीन गए, लिपिड गए, इधर से प्रोटीन गए, लिपिड गए, वही आपस में मर्ज होकर लाइसोसोम तैयार कर रहे हैं। तो लाइसोसोम को पैक करने के लिए जो मटेरियल चाहिए किसने दिया, ईआर ने ही दिया। तो हम कह सकते हैं ईआर मटेरियल फॉर्म्ड बाय ईआर। लाइसोसोम के जो मटेरियल है किसने बनाए, ईआर ने। तो खास बात, यहां से मटेरियल गए, गोल्जी बॉडी ने पैक किया, लाइसोसोम तैयार। तो लाइसोसोम को फॉर्म करने में दोनों का रोल है। मतलब ईआर और गोल्जी बॉडी, ईआर और गोल्जी बॉडी मिलकर फाइनली बच्चों लाइसोसोम को तैयार करते हैं। तो कभी आपसे पूछे लाइसोसोम का फॉर्मेशन किस किसने किया, ईआर प्लस गोल्जी बॉडी। हां, लेकिन लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है ऐसा। लाइसोसोम की पैकिंग कौन करता है, तो पैकिंग का वर्ड आ गया तो गोल्जी बॉडी। हां, लाइसोसोम को फॉर्म कौन करता है, तो दोनों ईआर प्लस गोल्जी बॉडी मिलकर लाइसोसोम तैयार करते हैं। जो बात यहां समझाई, क्लियर हुई। एक बात आप नोटिस कर रहे होंगे कि यहां पर कुछ ना कुछ इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन चल रहा है। कैसे, ईआर से मटेरियल बने, गोल्जी बॉडी के पास गए, गोल्जी बॉडी ने मॉडिफाइड किया, दूसरे के पास भेजा। तो इन सब का आपस में कोऑर्डिनेशन चल रहा है, और जिनका भी कोऑर्डिनेशन होता है उसे हम इंक्लूड करते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में किसको रखेंगे, जिनके फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेटेड होते हैं, उन्हीं को बच्चों एंडो मेम्ब्रेन में रखते हैं। लेकिन हमने एक नाम और लिखा था, यस, वैक्यूल। हमने बच्चों यहां पर एक नाम और लिखा था, इस तरह से, ये वैक्यूल है। सेल के अंदर इस तरह से ये वैक्यूल है। ये जो वैक्यूल है, इस वैक्यूल को फॉर्म करने में भी ईआर का ही रोल होता है। और एक खास बात, यहां पे बच्चों इनके जो वेस्ट मटेरियल है, ये वेस्ट मटेरियल है, वो सब अल्टीमेटली जाते तो वैक्यूल के पास ही है। तो वैक्यूल भी कहीं ना कहीं एक तरह से इनके साथ लिंक ही है, इसीलिए वैक्यूल को भी एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में ही इंक्लूड किया गया। तो एंडो मेम्ब्रेन में कितने ऑर्गेनल्स हो गए, क्लियर हुए सबको अच्छे से, टोटल 4 ऑर्गेनल। कौन कौन से, ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल। इन्हीं चारों को मिला के फाइनली बन गया है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। और ये आपस में कैसे कैसे कोऑर्डिनेटेड, क्लियर हुआ सबको अच्छे से। एक आउटलाइन दे रहा हूं, ध्यान समझना। न्यूक्लियस के साथ मेम्ब्रेन का नेटवर्क ईआर, राइबोसोम जुड़ा तो आरईआर, नहीं तो एसईआर। आरईआर प्रोटीन बनाएगा, एसईआर लिपिड। फिर इन प्रोटीन लिपिड को गोल्जी बॉडी के पास भेजेंगे, गोल्जी बॉडी उनको मॉडिफाइड करेगी। मॉडिफाइड करने के बाद फाइनल पैकिंग ऐसे ट्रांसफेज से होती है। फिर ये मटेरियल सेल के बाहर भी जा सकते हैं, अंदर भी जा सकते हैं, और ऐसी वेसिकल बन गई जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम भरे, उसको नाम दे दिया लाइसोसोम। तो ये आपस में किस तरह से कोऑर्डिनेटेड थे, ये बात हमने यहां समझी है। क्लियर। आप चाहे तो डायग्राम बनाना चाहे तो बना भी लीजिएगा। जो बात आपको यहां पर समझाई, क्लियर हुई सबको अच्छे से। अब बच्चों हम इसके सारे कंपोनेंट को एक एक करके समझेंगे। पहले मैं ईआर समझाऊंगा, फिर गोल्जी बॉडी, और फिर लाइसोसोम, फिर वैक्यूल। स्टार्ट करते हैं
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती क्या है? ये बच्चों न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है। इस आउटर मेम्ब्रेन के साथ ऐसे मेम्ब्रेन का ये नेटवर्क लगा हुआ है। ऐसे आप देखिएगा मेम्ब्रेन का एक बड़ा सा नेटवर्क लगा है। यही नेटवर्क कहलाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन के साथ मेम्ब्रेन का ऐसे नेटवर्क है। यही नेटवर्क क्या कहलाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या? नेटवर्क ऑफ टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर स्कैटर्ड होती है। अच्छा, जब बच्चों ये ईआर लगी होती है, यहां चारों तरफ, ऐसे चारों तरफ, तो यहां पर साइटोप्लाज्म भरा है। आप देखोगे न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म भरा है। अब बच्चों जब ये ईआर यहां पर ऐसे लगी होगी, ये ईआर यहां लगी होगी, तो ये ईआर के अंदर जो स्पेस दिख रहा है, इस ईआर के अंदर वाले स्पेस को कहा जाता है ल्यूमिनल। ल्यूमिनल पार्ट मतलब ईआर के अंदर का। और ये जो बाहर का जितना भी सेक्शन आपको दिख रहा है, बाहर बाहर वाला, ये एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कहलाता है। मतलब ईआर सेल के अंदर दो कंपार्टमेंट बनाती है, एक सेल के अंदर, ईआर के अंदर का, एक बाहर का। मतलब ये एक तरह से इंट्रासेल्युलर स्पेस बनाती है, सेल के अंदर स्पेस बनाती है। अच्छा, जो स्पेस इस ईआर के अंदर आ गई वो तो कहलाएगी ल्यूमिनल, और बाहर वाली को एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कह देते हैं। ये क्वेश्चन आता है ल्यूमिनल पार्ट किसको कहते हैं? तो ल्यूमिनल मतलब इनसाइड ईआर, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल मतलब बाहर वाला साइटोप्लाज्मिक। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन, ईआर डिवाइड द इंट्रासेल्युलर। अच्छा, इंट्रावर्ड क्यों लिखा? सेल के अंदर का। तो इंट्रासेल्युलर स्पेस इन टू कंपार्टमेंट, और टू कंपार्टमेंट कौन कौन से हो गए? ल्यूमिनल मतलब इनसाइड ईआर, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल मतलब ईआर के बाहर वाला, यानी साइटोप्लाज्मिक पार्ट हो गया। क्लियर? जो बात यहां समझाई, क्लियर हुई सबको अच्छे से? ईआर के अगर हम कंपोनेंट की बात करें, कंपोनेंट्स ऑफ ईआर, ईआर के स्ट्रक्चर में सबसे पहला पार्ट आता है, वो है सिस्टर्नी। सिस्टर्नी होती क्या है? अच्छा, सिस्टर्नी गोल्जी बॉडी में भी होती है, और उसी तरह की सिस्टर्नी ईआर में भी होती है। लॉन्ग फ्लेटेड अनब्रांच स्ट्रक्चर क्या कहलाती हैं? सिस्टर्नी। कुछ इस तरह से, ये लॉन्ग होनी चाहिए, फ्लेट होनी चाहिए, अनब्रांच्ड है, ये बच्चों सिस्टर्नी होती है। क्लियर? सिस्टर्नी जो होती है फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ आरईआर। ध्यान से देखोगे, ये बच्चों इस तरह से, ये लॉन्ग है, ये फ्लेटेड है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये सब सिस्टर्नी होती है। ये बच्चों सिस्टर्नी है, ये सिस्टर्नी, ये सिस्टर्नी, ये सिस्टर्नी, बस ये आपस में से कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, कोई ब्रांचेस नहीं है, बस आपस में कनेक्टेड है। और यही सिस्टर्नी की वजह से ऐसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आरईआर का, ये बच्चों आरईआर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो आरईआर के स्ट्रक्चर जब भी आप देखोगे ऐसे सिस्टर्नी की फॉर्म में दिखेगी। अगला पार्ट आता है ट्यूब्यूल्स। नाम जैसे दिख रहा है, ट्यूब्यूल्स, ट्यूब लाइक। ये बच्चों ऐसे इरेगुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको हम ट्यूब्यूल्स कहते हैं। इरेगुलर, कभी कभी ब्रांच्ड है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ये एससीआर का फॉर्मेशन करती है। और आप ध्यान से देखोगे, ये ट्यूब जैसा कुछ दिख रहा है बच्चों, और यही ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसी से ही एग्जैक्टली बन जाता है एससीआर। तो आरईआर एससीआर को पहचानने का बेस्ट तरीका यही है। एक तो आरईआर पे राइबोसोम लगे होते हैं, और दूसरा तरीका, आरईआर के स्ट्रक्चर में ऐसे सिस्टर्नी होती है, और एससीआर के स्ट्रक्चर में से ट्यूब लगी होती है, ऐसे ट्यूब जैसे दिखती है। क्लियर? अगला पार्ट आता है इसी में ही, वेसाइकल। वेसाइकल तो आप जानती है, ऐसी मेम्ब्रेन बाउंड ओवल शेप स्ट्रक्चर, इसी को हम कह देते हैं वेसाइकल। ये वेसाइकल आरईआर से भी बन सकती है, और एससीआर से भी ऐसी वेसाइकल बन सकती है। तो वेसाइकल एसोसिएट विथ बोथ आरईआर एंड एससीआर। तो ईआर के स्ट्रक्चर में 3 कंपोनेंट हो गया, सिस्टर्नी हो गए, ट्यूब्यूल्स हो गए, और ऐसे वेसाइकल भी होते हैं। कितने कंपोनेंट हो गए बच्चों? 3 कंपोनेंट। क्लियर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसमें एक आती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरी आती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 2 तरह की ईआर है, रफ ईआर और स्मूथ ईआर। अच्छा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कहते हैं ग्रेन्युलर। ग्रेन्युलर मतलब ग्रेन्यूल्स लगे हैं, राइबोसोम लगे हैं, इसलिए इसको ग्रेन्युलर कह देते हैं। इस पर कोई राइबोसोम नहीं होते, इसलिए इसको एग्रेन्युलर कह देते हैं। अच्छा, अगर हम दोनों में डिफरेंस देखें, राइबोसोम आरईआर के अंदर आप ही बताओ, प्रेजेंट एब्सेंट? हाँ, ये बच्चों रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो राइबोसोम तो आपको दिख रहे होंगे, तो राइबोसोम प्रेजेंट है। और टाइप याद रखना 80S। अच्छा, उसमें एब्सेंट होंगे। अच्छा, ये नहीं सोचना कि यहां 80S है तो यहां 70S होंगे, नहीं। एससीआर के अंदर राइबोसोम बिल्कुल एब्सेंट होते हैं। क्लियर? राइबोसोम का मिलना केवल आरईआर का फीचर है। अगली स्ट्रक्चर आती है राइबोफोरिन। राइबोफोरिन होता क्या है? ये बच्चों सिस्टर्नी है, ये सिस्टर्नी, और इस सिस्टर्नी के ऊपर यहां बच्चों ऐसे ये राइबोसोम लगा है,
ये राइबोसोम लगा है। अब बच्चों यहां राइबोसोम को जोड़ने के लिए बीच में ऐसे कुछ ग्लाइकोप्रोटीन लगे होते हैं और यही ग्लाइकोप्रोटीन कहलाता है राइबोफोरिन। एक बार फिर समझना, राइबोसोम जब इस ईआर से जुड़ता है तो बीच में कनेक्ट करने के लिए एक प्रोटीन लगा होता है ग्लाइकोप्रोटीन, ये कहलाता है राइबोफोरिन। तो बताओ इसके अंदर आपको राइबोफोरिन दिख रहा है तो यहां राइबोफोरिन प्रेजेंट है, लेकिन इसके अंदर राइबोफोरिन एब्सेंट होता है, यहां राइबोफोरिन नहीं होता। तो राइबोफोरिन का मिलना आरईआर का फीचर है क्योंकि राइबोसोम इसी में ही है। अगली बात आती है कंपोनेंट, ये तो आप जानते ही हैं। इनके स्ट्रक्चर में ऐसी सिस्टर्नी होती है, तो इनके स्ट्रक्चर में मेनली सिस्टर्नी है और इनके स्ट्रक्चर में ट्यूब्यूल्स होते हैं, ट्यूब जैसी दिखती है। फंक्शन की बात करें, आरईआर का सबसे मेन फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। ये सबसे मेन काम प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, साथ ही साथ ये सिक्रीशन भी कर सकते हैं, मतलब मटेरियल को सेल से बाहर भी कर सकते हैं, सिक्रीशन भी करा सकते हैं। आरईआर दोनों में काम आती है, प्रोटीन सिंथेसिस तो करती है, सिक्रीशन में भी इसका रोल है। एससीआर का मेन काम आप जानते हैं लिपिड सिंथेसिस। यहां कई तरह के लिपिड बनते हैं, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, नाम सुने? हाँ, वो जो मेम्ब्रेन में होते हैं, मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड है, कोलेस्ट्रॉल है, ये सब एससीआर नहीं बनाए। अच्छा, एससीआर का एक बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है स्टीरॉयड हार्मोन का सिंथेसिस। स्टीरॉयड हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, नाम सुने से? हाँ, ये स्टीरॉयड हार्मोन ये एक तरह से लिपिड ही तो है और इनका फॉर्मेशन भी एससीआर ही करता है। वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। स्टीरॉयड हार्मोन का सिंथेसिस कौन करता है? एससीआर। लेकिन ये काम ओनली एनिमल्स में होगा, प्लांट में ऐसा नहीं होता है। इसी तरह से एनिमल्स के अंदर ही ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म करते हैं, एससीआर ही ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म करते हैं। इस एससीआर के अंदर ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करते हैं, उसका सिंथेसिस करते हैं, यानी ग्लाइकोजन के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होते हैं। ग्लाइकोजन जानते हैं क्या होता है? ग्लाइकोजन स्टोर फूड ऑफ एनिमल्स। एनिमल का जो स्टोर फूड होता है, जैसे प्लांट में स्टार्च होता है, एनिमल का स्टोर फूड ग्लाइकोजन है। तो उस ग्लाइकोजन को ब्रेक करने सिंथेसिस में अल्टीमेटली एससीआर का ही फंक्शन होता है। तो एससीआर ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में भी रोल रखती है, यानी एससीआर के भी कई फंक्शन है। ये फंक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिपिड सिंथेसिस में है, स्टीरॉयड हार्मोन सिंथेसिस में है, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में है, ये एससीआर है। तो कहां आरईआर काम आती है, कहां एससीआर काम आती है? क्लियर है सबको अच्छे से? प्रोटीन सिंथेसिस आरईआर, लिपिड सिंथेसिस एससीआर, स्टीरॉयड एससीआर, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म एससीआर। तो ये फंक्शन आप ध्यान भी रखिए। क्लियर? जो बात यहां समझाई, क्लियर हुई सबको अच्छे से? अगर हम बच्चों मॉडिफिकेशन की बात करें, मॉडिफिकेशन ऑफ ईआर, ईआर के मॉडिफिकेशन होते हैं। इसमें सबसे पहला मॉडिफिकेशन आता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप लोग बच्चों नाम से समझ जाते हैं, सार्को, सार्को मतलब मसल। ऐसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मसल्स में पाई जाती है उसी को बच्चों सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अकर इन स्केलेटन एंड कार्डियक मसल, ये मसल्स में प्रेजेंट होती है। अच्छा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो आप मसल में देखते हैं ये एक तरह की एससीआर ही है, कोई और नहीं, एससीआर ही है। बस इसका जो है फंक्शन थोड़ा डिफरेंट है। इसका मेन फंक्शन यहां पर आता है कैल्शियम को स्टोर करना, स्टोर कैल्शियम। नॉर्मली अगर हम ईआर की बात करें, अपनी बॉडी में जो ईआर है, एससीआर है, कैल्शियम स्टोर नहीं करती, लेकिन जो स्केलेटन और कार्डियक मसल में जो एससीआर होती है वो कैल्शियम स्टोर करती है। मतलब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम स्टोर करती है। इसका फंक्शन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, इसीलिए इसको एक तरह का मॉडिफिकेशन कह सकते हो आप। और इसी वजह से कैल्शियम स्टोर करने की वजह से इसका मेन फंक्शन आता है मसल कॉन्ट्रैक्शन। जब बच्चों मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली कैल्शियम की वजह से होता है। कैल्शियम का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है और ये कैल्शियम प्रोवाइड करने का काम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो पॉइंट है ध्यान रखिएगा, एससीआर का मॉडिफाइड फॉर्म है, कैल्शियम स्टोर करता है जो कि फाइनली मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा। जो बात यहां समझाई, क्लियर हुई अच्छे से? इसी तरह से बच्चों अगला वर्ड आता है माइक्रोसोम। माइक्रोसोम क्या होता है? फ्रेगमेंट्स ऑफ ईआर एसोसिएटेड विथ राइबोसोम। ईआर के फ्रेगमेंट जो राइबोसोम के साथ जुड़े हुए हैं इन्हीं को माइक्रोसोम कह सकते हैं। ऐसे समझो, ये ईआर का एक छोटा सा फ्रेगमेंट है, टुकड़ा है, और इसके साथ बच्चों यहां पर ये राइबोसोम लगा है। तो ईआर का टुकड़ा, ईआर का फ्रेगमेंट जिस पर राइबोसोम लगा है, इसी स्ट्रक्चर को हम नाम दे देंगे माइक्रोसोम। ये माइक्रोसोम होता है। अब एक खास बात, ये माइक्रोसोम अपनी सेल में नहीं होता। मतलब अगर हम अपनी सेल में ढूंढे तो हमें माइक्रोसोम दिखेगा ही नहीं। तो फिर बात आती है माइक्रोसोम कैसे मिलता है? माइक्रोसोम ऑब्टेन किया जाता है हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ सेल।
सेल को हाई स्पीड पे सेंट्रीफ्यूज करो तब जाके आपको माइक्रोसोम मिल सकते हैं, ऐसे समझिएगा। आपको समझाने के लिए मैंने क्या किया, ये बच्चों टेस्ट ट्यूब ली, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ये सेल को रखा और यहां पे बच्चों ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रख दिया जिसके ऊपर ऐसे राइबोसोम लगे, ये राइबोसोम लगे। अब मैंने क्या किया, इस टेस्ट ट्यूब को हाई स्पीड पे रोटेट किया। अच्छा, हाई स्पीड पे रोटेशन क्या कहलाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन। जब इसको हम हाई स्पीड पे सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो ये बच्चों मेम्ब्रेन टूटने लगती है, ऐसी सेल मेम्ब्रेन टूटने लगती है। हाई स्पीड पे घुमाएंगे सेल मेम्ब्रेन टूटेगी। अच्छा, इसको बच्चों फिर यहां पे और हाई स्पीड पे घुमाते हैं तो धीरे धीरे ऐसा होता है कि जैसे इसकी मेम्ब्रेन टूटेगी ये ईआर बाहर आएगी और ईआर बाहर आने के बाद हाई स्पीड पे घुमाएंगे तो इससे ये जो ईआर है इनके भी ऐसे छोटे छोटे टुकड़े बन जाएंगे, ये ईआर के भी ऐसे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं और ईआर के इन्हीं छोटे फ्रेगमेंट्स को ही, हाँ, जिनके ऊपर राइबोसोम लगे हैं, इन्हीं को ही माइक्रोसोम कह देते हैं। एक बार फिर समझना, सेल को टेस्ट ट्यूब में रखा, हाई स्पीड पे घुमाया, हाई स्पीड पे घुमाया, पहले सेल मेम्ब्रेन टूटी, फिर ईआर भी टूटने लगे, ऐसे ईआर भी टूटने लगे, तो ईआर के जो छोटे छोटे टुकड़े मिले हैं इन्हीं को माइक्रोसोम कहते हैं। बात समझ में? क्या ये अपनी सेल में है? नहीं, अपनी सेल को बाहर निकालो, हाई स्पीड पे सेंट्रीफ्यूज कियो तब जाके मिलेंगे। अब बात आती है इस माइक्रोसोम का हमें फायदा क्या है। माइक्रोसोम का सबसे मेन फायदा साइंटिस्ट उठाते हैं। कैसे? माइक्रोसोम का मेन फंक्शन आता है स्टडी ऑफ इन विट्रो प्रोटीन सिंथेसिस। ये बच्चों इन विट्रो प्रोटीन सिंथेसिस की स्टडी में काम आते हैं। जैसे हमें यहां पर प्रोटीन सिंथेसिस को स्टडी करना है तो यहां पे बच्चों राइबोसोम है। अब यहां पर प्रोटीन सिंथेसिस की सारी चीजें डालो तो अल्टीमेटली यहां पे प्रोटीन सिंथेसिस होगा। तो सेल में प्रोटीन कैसे सिंथेसिस होता है उसको आपको इन विट्रो चेक करना है। इन विट्रो मतलब सेल के बाहर। तो सेल के बाहर चेक करने के लिए इन माइक्रोसोम का यूज करेंगे। तो माइक्रोसोम का फायदा, प्रोटीन सिंथेसिस तो है लेकिन इन विट्रो प्रोटीन सिंथेसिस की स्टडी में काम में लेते हैं। जो बातें माइक्रोसोम की समझाई एक बार फिर सुन लीजिएगा। आप ही बताइए माइक्रोसोम क्या है? ईआर के फ्रेगमेंट से जिस पर राइबोसोम लगे। कैसे मिले? हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन से। फायदा क्या है? तो इसका इन विट्रो प्रोटीन सिंथेसिस में स्टडी में काम में लिए जाते हैं क्योंकि इन पर राइबोसोम लगे होते हैं। जो बात यहां पर आपको समझाई है ये बातें आप ध्यान रखिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन हम समझने जा रहे हैं। आपको पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में, लिपिड सिंथेसिस में तो इन्वॉल्व होती है लेकिन इसके और भी कई फंक्शन हैं, उन्हीं को हम समझते हैं। पहला इसका फंक्शन आता है मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट से क्या मतलब होता है? ये बच्चों न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से लेकर ऐसे सेल मेम्ब्रेन तक, ऐसे पूरे साइटोप्लाज्म में ये मेम्ब्रेन का नेटवर्क है, ये ईआर है। अच्छा, ये पूरे साइटोप्लाज्म में से फैली रहती है। इससे क्या रहता है कि अगर हम बाहर से कोई प्रेशर भी लगाते तो ये ईआर उस बाहर वाले प्रेशर को ऐसे कैंसिल कर देती है, मतलब सेल के शेप को मेंटेन करके रखती है। और सेल का शेप मेंटेन करके रखती है, इसी को नाम दिया जाता है मैकेनिकल सपोर्ट। मतलब ये सेल को सपोर्ट करने का काम करती है। सेल को सपोर्ट करने में वैसे और चीजें भी काम में ली जाती हैं, जैसे इसमें हेल्प करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, जिनको हम साइटोस्केलेटन में पढ़ते हैं। तो इसके बारे में वहां पर आपको बताया जाएगा कि और कौन कौन सेल को सपोर्ट करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, सेल के शेप को सपोर्ट करने में ईआर का भी रोल है, क्योंकि ईआर बाहर से कोई भी प्रेशर लगाएंगे उस प्रेशर को रोकेगी, सेल के शेप को मेंटेन रखती है। इसी का अगला फंक्शन आता है इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट। नाम से समझ में आ रहा है, इंट्रासेल्युलर मतलब सेल के अंदर। आप सभी जानते हैं ये ईआर से जो वेसाइकल निकली थी गोल्जी बॉडी के पास जाती है, तो ये सेल के अंदर ही तो ट्रांसपोर्ट हो रहा है और सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो क्या नाम दे देंगे? इंट्रासेल्युलर। तो इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट करने में किसका रोल होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही रोल है। क्लियर? इसी का अगला फंक्शन आता है सेल्युलर मेटाबॉलिज्म। ये सेल की मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देता है। आप सभी जानते हैं ईआर बच्चों से फोल्डेड फॉर्म में रहती है। अच्छा, फोल्डिंग होने से क्या होता है? हाँ, फोल्डिंग होने से सरफेस एरिया बढ़ता है और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इससे जो प्रोटीन है, सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से राइबोसोम ज्यादा अटैच होंगे। राइबोसोम ज्यादा अटैच होंगे, प्रोटीन ज्यादा बनेंगे, एंजाइम ज्यादा बनेंगे, तो सेल की कहीं ना कहीं मेटाबॉलिक रिएक्शन को ये इनहेंस कर देते हैं। तो सेल की मेटाबॉलिक रिएक्शन को इनहेंस करने में इसका रोल है, क्योंकि ये फोल्ड होती है। फोल्ड होने से सरफेस एरिया बढ़ता है और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी अल्टीमेटली इंक्रीज होगी। नेक्स्ट फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस। आप सभी जानते हैं ये आरईआर के थ्रू किया जाता है। लिपिड सिंथेसिस एससीआर के थ्रू। और एससीआर में कौन कौन से लिपिड बनते हैं? हाँ, फॉस्फोलिपिड बनता है, कोलेस्ट्रॉल बनता है, इसी तरह से स्टीरॉयड हार्मोन वो भी एससीआर के अंदर बनते हैं। ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म करना वो भी एससीआर का काम है।
ये फंक्शन हमने पहले समझे भी है। तो ये सारे फंक्शन ईआर के हैं। और भी फंक्शन आते हैं, जैसे इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करना। न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन कहें या अदर ऑर्गेनल जैसे लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, माइक्रोबॉडी, इनकी मेम्ब्रेन बनाने का काम भी ईआर का ही होता है। आप सभी जानते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आरईआर का फंक्शन तो होता है प्रोटीन बनाना, और एससीआर का मेन फंक्शन होता है लिपिड बनाना। ये लिपिड का सिंथेसिस करते हैं, इनसे प्रोटीन बनेगा, इनसे लिपिड बनेगा। और जब ये प्रोटीन लिपिड बना सकते हैं तो यही प्रोटीन लिपिड सेल मेम्ब्रेन भी तो बना सकते हैं। अरे मेम्ब्रेन बनाने के लिए मेन कंपोनेंट लिपिड और प्रोटीन ही तो है। तो लिपिड एससीआर में बन रहे हैं, प्रोटीन आरईआर में बन रहे हैं, तो दोनों बिना के मेम्ब्रेन बना सकते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनल की अगर मेम्ब्रेन बनाना है, ज्यादातर ऑर्गेनल की मेम्ब्रेन बनाने का काम ईआर ही करती है। इवन जो न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर, ये जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस की ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को बनाने के लिए भी ईआर का ही रोल है। एक बार बच्चों नीट में बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कौन फॉर्म करता है। अब उन्होंने जो ऑप्शन दिए थे बड़े कंफ्यूजिंग दे दिए। उन्होंने क्या किया, ऑप्शन में आरईआर भी दे दिया और एससीआर भी दे दिया, दोनों दे दिए। आरईआर एससीआर दोनों ऑप्शन में दे दिए। अब हमें एक को टिक करना है। तो अगर बच्चों दोनों में से एक को प्रायोरिटी देनी पड़े तो आप आरईआर को टिक करके आएंगे। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन पे हम सबने देखा है राइबोसोम लगे होते हैं, और राइबोसोम का अटैच होना यह इंडिकेट कराता है कि इसको फॉर्म करने में मेन रोल आरईआर का ही रहा होगा। अरे आरईआर के ऊपर ही तो राइबोसोम होते हैं, तो वही आरईआर अल्टीमेटली इस मेम्ब्रेन बनाने में इन्वॉल्व हुई होगी। तो कभी ऐसे क्वेश्चन आए, ध्यान समझना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कौन बनाता है, एक को टिक करना पड़े तो आप आरईआर को टिक करके आएंगे। ऐसा क्वेश्चन आ चुका है नीट में, तो आरईआर को टिक करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर राइबोसोम अटैच है, और राइबोसोम अटैच है तो श्योर है कि इसको फॉर्म करने में आरईआर के मेन रहा होगा। इसी तरह से गोल्जी बॉडी की मेम्ब्रेन की बात करें, लाइसोसोम की मेम्ब्रेन की बात करें, माइक्रोबॉडीज की मेम्ब्रेन की बात करें, इनकी मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करता है। क्लियर? इसी का बच्चों बहुत अच्छा फंक्शन आता है डिटॉक्सिफिकेशन। यह फंक्शन भी वेरी इंपॉर्टेंट। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है टॉक्सिक चीज को नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट करना। टॉक्सिक का नॉन टॉक्सिक में कन्वर्जन, ये डिटॉक्सिफिकेशन कहलाता है। और ये डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं साइटोक्रोम P450। साइटोक्रोम P450 एक प्रोटीन है जो स्पेशली एससीआर में बनता है। मतलब ये बनेगा आरईआर से, लेकिन प्रेजेंट एससीआर में रहेगा, एससीआर के अंदर ही प्रेजेंट होता है, और स्पेशली लीवर सेल की। तो लीवर सेल की एससीआर के अंदर साइटोक्रोम P450 प्रेजेंट होता है, और यही टॉक्सिक चीजों को नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट कराता है, मतलब एक तरह का डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहां कहां इन्वॉल्व होती है, इसके सारे फंक्शन हमने समझे। ये बच्चों मैकेनिकल सपोर्ट करती हैं, इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट करती है, जरूरत पड़ने पर सिक्रीशन भी कर देती है, साथ ही साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाना, लाइसोसोम की मेम्ब्रेन बनाना, ये सब ईआर के फंक्शन है। तो ईआर क्या होता है, क्या इसके फंक्शन है, ये बातें हमने समझी। क्लियर? अगला पार्ट हम लेते हैं और वो आता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? गोल्जी बॉडी को सबसे पहले ऑब्जर्व करने का काम और इसका जो नेम देने का काम कैमेलियो गोल्जी साइंटिस्ट ने किया था। 1898 के अंदर इन्होंने गोल्जी बॉडी को ऑब्जर्व किया था। इन्होंने बच्चों किया क्या था, उल्लू की नर्व सेल को बाहर निकाला, उसको स्टेन किया और माइक्रोस्कोप से देखा। तो माइक्रोस्कोप में इन्हें न्यूक्लियस के पास में एक डेंस स्ट्रक्चर दिखी थी, और उसी डेंस स्ट्रक्चर को कैमेलियो गोल्जी ने नाम दे दिया था गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी की खास बात यह होती है, इन्होंने जब ऑब्जर्व किया था तो इसे न्यूक्लियस के पास ऑब्जर्व किया था, लेकिन बाद में जब क्लियर पता चला, बाद में जब अच्छी क्वालिटी के माइक्रोस्कोप से देखा गया, तो पता चलता है कि न्यूक्लियस के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में तो ईआर होती है। हाँ, ईआर के एसोसिएशन में फिर गोल्जी बॉडी होती है। तो ध्यान रखना, न्यूक्लियस के कॉन्टेक्ट में ईआर है और ईआर के कॉन्टेक्ट में फिर गोल्जी बॉडी रहती है। गोल्जी बॉडी को बच्चों और भी कई नाम दिए जाते हैं। गोल्जी बॉडी को ही हम लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं, क्योंकि इसमें लिपिड कंटेंट ज्यादा होता है। इसी को हम डिक्टियोसोम भी कहते हैं, और डिक्टियोसोम किसके रिस्पेक्ट में कहा जाता है, प्लांट के रिस्पेक्ट में। तो प्लांट की जो गोल्जी बॉडी होती है, इसको बच्चों डिक्टियोसोम के नाम से भी जानते हैं। ये दोनों नाम भी ध्यान रखना, डिक्टियोसोम, प्लांट गोल्जी बॉडी का नाम है। जहां पे बच्चों ये गोल्जी बॉडी मिलती है, इसके सराउंडिंग का ये जो एरिया होता है, इसमें कोई दूसरे ऑर्गेनल्स नहीं होते। मतलब इस एरिया में देखा जाए तो एक्सक्लूसिवली गोल्जी बॉडी होती, और कुछ नहीं होता।
यहां केवल और केवल गोल्जी बॉडी रखी जाती है। इस एरिया में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट ऐसे कोई ऑर्गेनल नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि ईआर से जो वेसिकल यहीं जानी है, अगर बीच में माइटोकॉन्ड्रिया या अदर ऑर्गेनल्स होंगे तो ट्रांसपोर्ट में दिक्कत आती है। तो गोल्जी बॉडी का जो सराउंडिंग एरिया होता है ये पूरी तरह से क्लियर रखा जाता है, इसके आसपास कोई ऑर्गेनल नहीं होता और ऐसे एरिया को नाम दिया जाता है जोन ऑफ एक्सक्लूजन। जोन ऑफ एक्सक्लूजन का मतलब ऐसा एरिया जिसमें एक्सक्लूसिवली गोल्जी बॉडी है, ऐसे एरिया को नाम दिया जाता है जोन ऑफ एक्सक्लूजन। क्लियर? तो गोल्जी बॉडी के जो खास बातें ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें, गोल्जी बॉडी के कंपोनेंट में वही कंपोनेंट आते हैं जो हमने ईआर में पढ़े थे। कौन कौन से? यस, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स, वेसाइकल, वही आएगा। पहले हम सिस्टर्नी की बात करें। सिस्टर्नी क्या होता है आप सभी जानते हैं, ये लॉन्ग फ्लेटेड अनब्रांच स्ट्रक्चर जो दिख रही होती है ये बच्चों सिस्टर्नी कहलाती है। अच्छा, सिस्टर्नी मतलब लॉन्ग फ्लेट अनब्रांच स्ट्रक्चर, ये सिस्टर्नी कहलाती है। सिस्टर्नी की खास बात ये होती है कि यहां ये जो सिस्टर्नी होती है, इन सिस्टर्नी की नंबर यहां वेरिएबल होती है। जैसे 1 2 3 सिस्टर्नी मैंने आपके सामने ड्रॉ की है, लेकिन ये 1 2 3 नहीं होती, ये बहुत सारी हो सकती है। 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। तो इनकी नंबर वेरिएबल होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, गोल्जी बॉडी के अंदर जो सिस्टर्नी होती है इसकी नंबर फिक्स नहीं होती है, ये वेरिएबल नंबर की सिस्टर्नी यहां प्रेजेंट होती है। इन सिस्टर्नी के अंदर एक डेंस फ्लूइड प्रेजेंट होता है और अंदर जो डेंस फ्लूइड मिलता है इसे स्पेशली नाम दिया जाता है नोड्स। नोड्स मतलब डेंस मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द सिस्टर्नी। तो सिस्टर्नी के अंदर एक डेंस ओपेक मटेरियल प्रेजेंट होता है, इसे बच्चों नोड्स कहा जाता है। अगर हम सिस्टर्नी के डायमीटर की बात करें तो सिस्टर्नी का डायमीटर 0.5 से लेकर 1 माइक्रोमीटर की रेंज में होता है। मतलब इसका डायमीटर निकाला जाए 0.5 से 1 माइक्रोमीटर की रेंज में होगा। क्लियर? अच्छा, सिस्टर्नी की नंबर फिक्स नहीं होती है, ये वेरिएबल होती है। वेरिएबल नंबर ऑफ सिस्टर्नी यहां पर प्रेजेंट होती है। एक खास बात, जब बच्चों सिस्टर्नी एक के पास एक अरेंज हो जाती है तो इन सिस्टर्नी में 2 सरफेस होती है। यह बात मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं। जो पार्ट टूवर्ड द न्यूक्लियस आता है ऐसे पार्ट को हम सीस फॉर्मिंग या कॉन्वेक्स फेस कहते हैं, और जो अपर साइड में आता है उसको कहते हैं ट्रांस मैच्योरिंग या कॉन्केव सरफेस। यानी गोल्जी बॉडी के अंदर 2 सरफेस होती है, एक नीचे वाली सीस मतलब न्यूक्लियस की तरफ आ गई वो सीस है, और जो ऊपर की तरफ रहेगी वो ट्रांस है। अब बच्चों ये जो सीस और ट्रांस फेस होती है ये दोनों डिफरेंट है, ये सीस ट्रांस अलग अलग है, लेकिन बच्चों ये इंटरनली अगर देखा जाए तो ये इंटरनली सब कुछ कनेक्टेड ही होता है। एक बार फिर समझना, सीस एंड ट्रांस फेस आर इंटायरली डिफरेंट, दोनों डिफरेंट है बट दे आर इंटरकनेक्टेड। तो बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन, एनसीईआरटी की लाइन, सीस एंड ट्रांस फेस डिफरेंट होती हैं बट ये इंटरकनेक्टेड होती है, आपस में ये जुड़ी रहती है। और ऐसा भी होता है, यहां से बच्चों ऐसे वेसाइकल निकली, फिर इसके पास जुड़ेगी, फिर यहां से वेसाइकल बनेगी, इसके पास जुड़ेगी, तो ये इस वे में भी यहां पर अटैच रहती है। जो बातें यहां सिस्टर्नी की बताई, इनमें से डायमीटर अच्छे से ध्यान रखना, नंबर वेरिएबल होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये पॉइंट आप अच्छे से ध्यान भी रखो। क्लियर? सिस्टर्नी क्या क्लियर हुआ सबको अच्छे से? अगले नंबर पे इसी में अगला कंपोनेंट आता है ट्यूब्यूल्स। ये बच्चों सिस्टर्नी थी। अब इस सिस्टर्नी के साथ ऐसी ट्यूब लाइक यहां स्ट्रक्चर लगी होती है, ऐसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहां एसोसिएटेड आपको दिख रही होती है, इनको ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। क्लियर? ट्यूब्यूल्स मतलब इरेगुलर, कभी कभी ब्रांच ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। अगले नंबर पे आता है वेसाइकल। ऐसी मेम्ब्रेन बाउंड ओवल शेप ऐसी स्ट्रक्चर क्या कहलाती है बच्चों? वेसाइकल। मेम्ब्रेन बाउंड ओवल स्फेरिकल स्ट्रक्चर वेसाइकल कहलाती है। तो 3 कंपोनेंट हो गए, ध्यान समझना। ये सिस्टर्नी है, ये ट्यूब्यूल्स है, ये वेसाइकल है। गोल्जी बॉडी में खास बात ये होती है कि इसके ये जो कंपोनेंट आपको दिख रहे हैं, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल, वेसाइकल, एक दूसरे से कनेक्टेड है। सिस्टर्नी ट्यूब्यूल से कनेक्ट है, ट्यूब्यूल वेसाइकल से कनेक्ट है। एक दूसरे से कनेक्ट होने की वजह से ऐसा लगता है जैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म बना है, इसीलिए गोल्जी बॉडी को गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स को कहते हैं क्योंकि इसके कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अरेंज होते हैं, इसीलिए इसको बच्चों गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। फंक्शन की बात करें, गोल्जी बॉडी का सबसे पहला फंक्शन और मेन मटेरियल का सिक्रीशन करना, मटेरियल की पैकिंग करना, उनका सिक्रीशन करना। यह काम कैसे होता है ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, एक आउटलाइन। ईआर से जो मटेरियल जाते हैं गोल्जी बॉडी की सीस फेस के पास, ये जो सरफेस होती है ये सीस सरफेस होती है। फिर यहां से जो प्रोटीन आए थे ईआर के प्रोटीन लिपिड, गोल्जी बॉडी उनको मॉडिफाइड करती है
उनके साथ कार्बोहाइड्रेट जोड़ते हैं जिसको हम ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं। फिर इन मटेरियल की पैकिंग यहां अपर वाली ट्रांसफेज से होती है और पैक होने के बाद इन मटेरियल को या तो सेल के बाहर कर दिया जाता है या अंदर रख लेते हैं। अगर बाहर कर देंगे तो उसे सिक्रीशन कह देंगे, अंदर रख लेंगे तो ये इंट्रासेल्युलर भी हो जाएगा। यानी गोल्जी बॉडी ईआर से मटेरियल लेती है, मॉडिफाइड करती है, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड्स बनाती है, फिर बच्चों इसको ट्रांसफेज से पैक करती है। पैकिंग करने का काम भी गोल्जी बॉडी, और पैक करने के बाद या तो सेल के बाहर कर देती है या सेल के अंदर भी यूज कर सकती है। गोल्जी बॉडी ईआर से मटेरियल रिसीव करेगी सिस फेज के थ्रू, मॉडिफाइड करेगी कौन सी प्रोसेस से, तो ग्लाइकोसाइलेशन से, फाइनली ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड्स बनाएगी और इनको बच्चों पैक करने के बाद सेल से बाहर भी कर सकती है या इंट्रासेल्युलर भी यूज कर सकते हैं। ये इसका सबसे मेन फंक्शन है और ये फंक्शन मैं आपको पहले समझा चुका हूं, तो आप इसको अच्छे से ध्यान भी रखें। एग्जाम में एक लाइन का क्वेश्चन आता है, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड्स किसने बनाए? गोल्जी बॉडी। लेकिन एक बार फिर कहूंगा मैं, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड बनाती गोल्जी बॉडी है, लेकिन इनके बनने की स्टार्टिंग ईआर में ही हो जाती है। मतलब ये कार्बोहाइड्रेट जुड़ने की प्रोसेस ईआर में ही शुरू हो जाती है। फिर समझना, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड बनना ईआर में स्टार्ट हो जाएगा। हां, कंप्लीट गोल्जी बॉडी के अंदर किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट फंक्शन आता है और वो है लाइसोसोम का फॉर्मेशन। ये भी हमने समझा था। यहां पे बच्चों ऐसी वेसाइकल बनी है जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम भरे, इसको हम लाइसोसोम कहते हैं। लाइसोसोम को पैक कौन करता है बताना आप सभी? पैक तो गोल्जी बॉडी करती है, लेकिन पैकिंग के मटेरियल ईआर देगी। मतलब ईआर ने मटेरियल दिया, गोल्जी बॉडी ने उसको पैक किया, लाइसोसोम तैयार। तो लाइसोसोम की खास बात है, इसका फॉर्मेशन ईआर और गोल्जी बॉडी मिलकर करते हैं। यह क्वेश्चन आ चुका है। लाइसोसोम की पैकिंग कौन करता है? तो गोल्जी बॉडी करती है। इसी में अगला फंक्शन सेल वॉल मटेरियल। सेल वॉल के मटेरियल हमने सीखे थे, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टीन। अरे सब गोल्जी बॉडी में ही तो बनते हैं। तो इसके अंदर हेमीसेल्यूलोज पैक्टीन का फॉर्मेशन होता है और ये हेमीसेल्यूलोज पैक्टीन कहां काम आ जाते हैं? हां, इनका फंक्शन होता है सेल वॉल फॉर्मेशन में। तो सेल वॉल के मटेरियल बनाती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, गोल्जी बॉडी का अगला एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेल प्लेट फॉर्मेशन। सेल प्लेट क्या होती है इसके बारे में वैसे डिटेल में जब हम सेल डिवीजन पढ़ते हैं तो वहां साइटोकाइनेसिस के टाइम पे आपको समझा दिया जाता है। जब साइटोकाइनेसिस होता है स्पेशली प्लांट के अंदर, तो प्लांट में साइटोकाइनेसिस के टाइम पर प्लेट बनती है और यह प्लेट बनाने का काम गोल्जी बॉडी करती है। एक आउटलाइन समझाता हूं। यह प्लांट सेल है, अब इसको बीच में से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए बीच में ऐसी एक प्लेट तैयार हो जाती है और ये जो प्लेट बनी, इस प्लेट का नाम सेल प्लेट। अब इस सेल प्लेट में आप लोगों को ये जो स्ट्रक्चर दिख रही होगी, ये गोल्जी वेसाइकल ही है। तो ये गोल्जी वेसाइकल होती है और यही गोल्जी वेसाइकल, ये जो गोल्जी वेसाइकल दिख रही है, यही गोल्जी वेसाइकल मेनली ऐसी सेल प्लेट बनाती है। फिर ये सेल प्लेट ही यहां पर आगे जाके सेल वॉल बन जाती है और इस तरह से टू सेल का फॉर्मेशन होता है। कहने के बाद इतनी सी है, प्लांट में जब ये सेल प्लेट बनाती है तो इसको बनाने में मेन रोल किसका होता है? गोल्जी वेसाइकल या गोल्जी बॉडी का ही होता है। क्लियर? इसका अगला फंक्शन आता है फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस। आप सभी बताना, एक्रोसोम क्या होता है? हां, स्पर्म का हेड पार्ट। ये बच्चों स्पर्म है। इस स्पर्म का ये जो हेड पार्ट है, इस हेड पार्ट में जो सबसे टीप वाला पार्ट दिख रहा है, इसको एक्रोसोम कहते हैं। और इस एक्रोसोम को डेवलप करने का काम भी गोल्जी बॉडी ही करती है। यानी ये जो एक्रोसोम आपको यहां दिखाई दे रहा होगा, ये गोल्जी बॉडी ने ही बनाया है। तो गोल्जी बॉडी के कई फंक्शन होते हैं। मेन काम है मटेरियल का सिक्रीशन करना, उनकी पैकेजिंग करना, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड्स बनाना, लाइसोसोम का फॉर्म करना, लेकिन और भी काम करते हैं। सेल प्लेट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। स्पर्म का एक्रोसोम बनाने में भी इसका रोल होता है। तो गोल्जी बॉडी के कहां कहां रोल होते हैं, ये सारे फंक्शन मैंने आपको यहां समझा दिए। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल हम समझने जा रहे हैं, वो है बच्चों लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है? ये सेल है, सेल का ये साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है जो गोल्जी बॉडी से पैकिंग के बाद बनती है। ये जो स्ट्रक्चर कहलाती है, इसी को बच्चों हम लाइसोसोम कहते हैं। लाइसोसोम की खास बात ये होती है कि इसके अंदर यहां पर बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, यहां कई तरह के एंजाइम्स होते हैं। इन एंजाइम की खासियत ये होती है कि ये एंजाइम हाइड्रोलाइटिक होते हैं। हाइड्रोलाइटिक का मतलब वाटर की प्रेजेंस में ये ब्रेक डाउन करते हैं। तो इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो मॉलिक्यूल का फाइनली ब्रेक डाउन करते हैं। लाइसोसोम का काम ही यही है, मॉलिक्यूल का डाइजेशन करना, उनका ब्रेक डाउन करना।
अब बात आती है किनका डाइजेशन करते हैं, तो ये बच्चों हर तरह के मॉलिक्यूल का डाइजेशन कर सकते हैं। लिपिड हो, प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए आरएनए हो, इन सब का ये डाइजेशन करने में कैपेबल है। तो लाइसोसोम का मेन फंक्शन आपसे पूछे तो सबसे मेन काम डाइजेशन करना, ये बच्चों इनकी खासियत है। इनके एंजाइम की एक बड़ी खास बात ये होती है कि अंदर जो एंजाइम भरे हैं ये एंजाइम एसिडिक पीएच पर काम करते हैं और इसके लिए सबसे बेस्ट पीएच होती है 5। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइसोसोम के एंजाइम किस पीएच पर काम करते हैं, तो पीएच 5 पर। तो लाइसोसोम की स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, अंदर एंजाइम भरे हैं जो एसिडिक पीएच पर काम करते हैं। अच्छा, इस एसिडिक पीएच को मेंटेन करने के लिए लाइसोसोम की मेम्ब्रेन पर ऐसे H+ पंप लगा दिए जाते हैं। ये H+ पंप क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म के जो H+ आयन है अंदर की तरफ ट्रांसफर करते हैं। लेकिन जब ये अंदर की तरफ ट्रांसफर करते हैं तो यहां एक्टिव ट्रांसपोर्ट चलाना पड़ता है, मतलब एटीपी का खर्चा होता है। तो एटीपी की प्रेजेंस में साइटोप्लाज्म के H+ आयन लाइसोसोम के अंदर जाएंगे, लाइसोसोम में H+ की अमाउंट बढ़ेगी, इसी की वजह से यहां पर ये एसिडिक पीएच हो जाती है। तो यहां जो एसिडिक पीएच मेंटेन की जाती है साइटोप्लाज्म के H+ आयन से ही मेंटेन की जाती है। क्लियर? तो हमने क्या सीखा, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, गोल्जी बॉडी से पैक हुआ है, जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इससे आता है मैक्सिमम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहां है, तो क्या आंसर दोगे बच्चों? वेरी गुड, लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अच्छा, कौन कौन से एंजाइम है? लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेज, न्यूक्लियस, ये जितने भी एंजाइम है ये सारे के सारे यहां लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट है। ये सब लाइसोसोम के अंदर बैठे हुए। अच्छा, ये एंजाइम है तो लाइपेज लिपिड को ब्रेक करेगा, प्रोटीएस प्रोटीन को ब्रेक करेगा, तो ये लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड सबको ब्रेक कर देते हैं। और एक खास बात और, एसिडिक पीएच पर ये एक्टिव रहते हैं। क्लियर? जो बात यहां समझाई क्लियर हुई सबको? अच्छे से समझ में आया इतना? हाँ, ये ध्यान रखना, लाइसोसोम की मेम्ब्रेन पर H+ पंप प्रेजेंट होते हैं। लाइसोसोम कहां प्रेजेंट होते हैं ये भी हम समझे। लाइसोसोम प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल, सारी यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं। हाँ, प्लांट में इनकी नंबर बहुत कम होती है, यूकैरियोट में तो है लेकिन प्लांट में बहुत कम होते हैं, क्योंकि प्लांट के अंदर वैक्यूल्स होते हैं और भी ऑर्गेनल्स होते हैं जो डाइजेशन करवा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहां सारी यूकैरियोटिक सेल में, लेकिन प्लांट में नंबर कम होती है। अगर हम बात करें मेमेलियन आरबीसी, तो आरबीसी के अंदर तो ये एब्सेंट ही होते हैं, तो आरबीसी के अंदर एक्सेप्शनली ये एब्सेंट रहते हैं। अच्छा, हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा बड़ी साइज की लाइसोसोम डब्ल्यूबीसी में पाए जाते हैं। डब्ल्यूबीसी में लाइसोसोम की साइज काफी बड़ी होती है। अगर हम मैक्सिमम नंबर में लाइसोसोम देखना चाहते हैं तो फंगस में मिलते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ये मेम्ब्रेन से कवर्ड है, और एक बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट में एब्सेंट है। तो लाइसोसोम की खास बात होती है ये भी प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट है, प्रोकैरियोट में नहीं होता। तो फिर बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि यहां जब लाइसोसोम नहीं है तो फिर इनमें डाइजेशन कौन करेगा, लाइसोसोम का फंक्शन कौन करेगा? तो बैक्टीरिया के अंदर पेरीप्लाज्मिक स्पेस होती है, यही बच्चों वहां पर लाइसोसोम के जैसा फंक्शन करते हैं। अच्छा, पेरीप्लाज्मिक स्पेस जानते हैं आप? जैसे ये बैक्टीरिया की सेल है, ये तो है सेल मेम्ब्रेन, और ये बच्चों सेल वॉल। और सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के बीच का जो एरिया होता है, इसी एरिया को कहा जाता है पेरीप्लाज्मिक स्पेस। सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के बीच का एरिया ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस होती है, और इसी के अंदर यहां पर डाइजेशन कर दिया जाता है। तो लाइसोसोम कहां प्रेजेंट कहां एब्सेंट, ये बात भी हमने समझी है। क्लियर? अगर हम टाइप्स की बात करें कि लाइसोसोम किन किन टाइप्स के होते हैं, ये बच्चों आपके सामने सेल है। लाइसोसोम डिफरेंट टाइप के होते हैं, जिनका मेन काम आप जानते हैं डाइजेशन करना। एक बात यह ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कोई सॉलिड पार्टिकल है, मान लीजिए कोई फूड पार्टिकल है, मैंने सॉलिड लिख दिया, ये फूड पार्टिकल ही आप समझिएगा। अब इस फूड पार्टिकल का डाइजेशन करना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सेल इसको अंदर की तरफ लेती है, मतलब वही फेगोसाइटोसिस करती है, जिससे ये फेगोसोम लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। क्लियर? अब इसका डाइजेशन करना है, तो डाइजेशन करने के लिए गोल्जी बॉडी से पैकिंग होने के बाद यहां पर ये लाइसोसोम बनते हैं। अच्छा, पहले नंबर पे जो लाइसोसोम बने, इन लाइसोसोम को प्राइमरी लाइसोसोम कहा जाता है। प्राइमरी लाइसोसोम की सबसे बड़ी खास बात यह होती है कि इन लाइसोसोम के अंदर एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में भरे होते हैं, क्योंकि इनके अंदर पीएच स्टार्टिंग के अंदर यहां 7 होती है। प्राइमरी लाइसोसोम की पीएच अप्रोक्सीमेटली 7 होती है, और 7 पीएच होती है तो यहां एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में, मतलब एक तरह से यहां पर एंजाइम को केवल स्टोर किया जाता है। तो प्राइमरी लाइसोसोम में एंजाइम प्रेजेंट है, स्टोर फॉर्म में प्रेजेंट है। अब क्या होगा, अब बच्चों इसका डाइजेशन करना है, तो ये प्राइमरी लाइसोसोम इनके साथ फ्यूज होते हैं।
मतलब इस फेगोसोम के साथ फ्यूज होते हैं। जैसे ये दोनों आपस में फ्यूज हुए, ये दोनों आपस में यहां पर फ्यूज हुए, फ्यूज होते ही ये दोनों आपस में इस तरह से मिक्स हो जाते हैं। जैसे ये फ्यूज होते हैं उसी टाइम इस लाइसोसोम की मेम्ब्रेन का H+ पंप एक्टिव होता है और वो साइटोप्लाज्म के H+ आयन को अंदर की तरफ भेजता है। अच्छा, साइटोप्लाज्म के H+ अंदर की तरफ जा रहे हैं। आप जानते हैं सभी, H+ की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो pH कम हो जाती है और यही वजह से यहां पर pH फाइनली 5 हो जाती है। और जब pH 5 हो जाएगी, अब यहां के जो एंजाइम थे इनएक्टिव से एक्टिव हो जाते हैं और जैसे ही एक्टिव होते हैं ये बच्चों इस सॉलिड पार्ट का यहां पर फाइनली डाइजेशन कर लेते हैं, इसका डाइजेशन करते हैं। अच्छा, जब इसका डाइजेशन करेंगे तो इससे बच्चों ऐसे फाइनली छोटे छोटे यहां पर ऐसे पार्टिकल्स बन जाएंगे, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल बन गए। इसका डाइजेशन हुआ, छोटे पार्टिकल बने। अब इनमें से जो काम की चीजें वो सारी सेल एब्जॉर्ब करती रहती है। जो सेल को लगता है इंपॉर्टेंट है वो सेल एब्जॉर्ब कर लेगी। अच्छा, इनके अंदर बच्चों एक्चुअली में यहां डाइजेशन हो रहा है, इनमें डाइजेशन हो रहा है तो इन लाइसोसोम को कहा जाता है सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम इसलिए कहा है क्योंकि इनका फॉर्मेशन सेकंड नंबर पे हुआ। जैसे पहले नंबर पे बने तो प्राइमरी बन गए, ये बाद में बने तो सेकेंडरी बन गए। सेकेंडरी लाइसोसोम की खास बात ये होती है कि इन्होंने जिस मटेरियल का डाइजेशन किया वो सेल के बाहर का मटेरियल है और सेल के बाहर का मटेरियल है तो इसीलिए इसको स्पेशली नाम लिखा हेट्रोफेगोसोम। हेट्रो मतलब सेल के बाहर वाला, आउटसाइड है, तो आउटसाइड वाले मटेरियल का डाइजेशन किया तो इसीलिए इसको हेट्रोफेगोसोम कहते हैं। अच्छा, जब ये डाइजेशन हो गया, यूजफुल चीजें जो थी वो सेल ने अब्सॉर्ब कर ली। अब जितना भी इनमें से वेस्ट मटेरियल था वो इनके अंदर ही रहने दिया और ये वेस्ट मटेरियल फाइनली सेल से बाहर कर दिया जाता है, जिसे हम नाम दे देते हैं एक्सोसाइटोसिस। तो एक्सोसाइटोसिस से इन वेस्ट मटेरियल को फाइनली सेल के बाहर कर दिया जाता है। अब ये लाइसोसोम जिनमें से वेस्ट मटेरियल भरे हुए हैं, इन लाइसोसोम को नाम दिया जाता है टर्शरी लाइसोसोम, जिन्हें आप टीलोलाइसोसोम या रेजिडुअल बॉडी भी कह सकते हैं। और इनके अंदर का मटेरियल फाइनली सेल के बाहर हो गया। तो आप यहां पर देखेंगे लाइसोसोम के अलग अलग टाइप देखने को मिले। फर्स्ट नंबर पे बना प्राइमरी लाइसोसोम, जिसमें एंजाइम इनएक्टिव थे। सेकंड नंबर पे बने, जैसे इसके साथ फ्यूज हुए सेकंड नंबर पे डेवलप हुए तो सेकेंडरी बन गए। अच्छा, बाहर वाले का डाइजेशन करते हैं तो इनको हेट्रोफेगोसोम कह दिया जाता है। और ये सबसे लास्ट में बने जिनको टर्शरी लाइसोसोम या टीलो मतलब लास्ट में, तो लास्ट में बनते हैं। इनमें बच्चों एक तरह से जो यूजफुल मटेरियल नहीं वो भरे होते हैं, वेस्ट मटेरियल भरे होते हैं, तो इसीलिए इनको रेजिडुअल बॉडी कहते हैं। यहां मैंने लाइसोसोम के 3 टाइप समझाए, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ये 3 टाइप है। अच्छा, यहां लाइसोसोम जिस मटेरियल का डाइजेशन कर रहा है ये सेल के अंदर का मटेरियल है बाहर का, अरे किसी आउटसाइड वाले का डाइजेशन किया तो ये कहलाता है एक तरह का हेट्रोफेगी। ये जो पूरी प्रोसेस मैंने आपको समझाई है, इस पूरी प्रोसेस को नाम दे दिया जाता है हेट्रोफेगी। हां, लेकिन इसके अंदर डाइजेशन हो तो सेल के अंदर ही रहा है, मतलब ये एक तरह का इंट्रासेल्युलर डाइजेशन ही है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है इसको हम हेट्रोफेगी कहते हैं और ये एक तरह का इंट्रासेल्युलर है। अच्छा, इंट्रासेल्युलर क्यों कहा? इंट्रासेल्युलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि सेल के, अरे डाइजेशन तो सेल के अंदर ही हो रहा ना, ये सेल है उसके अंदर डाइजेशन हो रहा है तो इंट्रासेल्युलर तो कहेंगे, तो इसे आप इंट्रासेल्युलर डाइजेशन भी कह सकते हैं। क्लियर? ये जो लाइसोसोम के 3 टाइप यहां समझाए, क्लियर हुआ सबको अच्छे से? अच्छा, लाइसोसोम इन बाहर वाले का तो डाइजेशन कर ही रहा है, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये अंदर के ऑर्गेनल का भी डाइजेशन कर सकता है। ऐसे समझिएगा, ये बच्चों यहां पर सेल है, इसके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये माइटोकॉन्ड्रिया वैसे सेल में बहुत होते हैं, लेकिन यहां पर मान लीजिए इस माइटोकॉन्ड्रिया ने वर्क करना बंद कर दिया, काफी पुराने हो गए, एक तरह से ये माइटोकॉन्ड्रिया ओल्ड हो गया, पुराना हो गया। अच्छा, ये पुराना हो गया तो ये सेल में बस जगह ही घेर रहा है, तो सेल चाहेगी इसको हटाया जाए, और हटाने का काम कौन करेगा? यस, लाइसोसोम। अच्छा, इसको हटाने से पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले इन माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ एक बाउंड्री बना दी जाती है, एक तरह से मेम्ब्रेन बना देते हैं। वो मेम्ब्रेन बनाने का काम ईआर ही करवाती है, और मैंने आपसे कहा भी है जहां भी मेम्ब्रेन की जरूरत हो ईआर को बुला लो। तो यहां पर भी ईआर इनके चारों तरफ बच्चों इस तरह से ये मेम्ब्रेन बना देती है। ये मेम्ब्रेन बन गई, ये किसने डेवलप करा दी? ईआर ने। अब होगा क्या? ये बच्चों गोल्जी बॉडी, पहले नंबर पे लाइसोसोम बने, मैं नहीं बताऊंगा, आना चाहिए। अब पहले नंबर पे बना, नाम बोलो, प्राइमरी लाइसोसोम। इसके अंदर एंजाइम इनएक्टिव, बताओ क्यों? क्योंकि यहां पर स्टार्टिंग में पीएच कितनी होती है? 7 होती है, तो इनएक्टिव होता है। फिर बच्चों ये दोनों आपस में फ्यूज होते हैं। अच्छा, जैसे इनका फ्यूजन होता है, यहां पे बच्चों, यहां जैसे इनका फ्यूजन होता है, फ्यूजन होते ही
साइटोप्लाज्म के H+ अंदर की तरफ जाएंगे। अच्छा, H+ अंदर की तरफ जा रहा है, H+ का बढ़ना यानी pH का कम होना, और pH कम होकर 7 से 5 होती है। एंजाइम एक्टिव होते हैं, एंजाइम एक्टिव होते हैं, इसका कर देते हैं डाइजेशन, छोटे छोटे पार्टिकल्स बना लेते हैं, जो जो काम किए वो सब यूज कर लेंगे। अच्छा, इनमें डाइजेशन हो रहा है तो ये है एक तरह का सेकेंडरी ही है, ये सेकेंडरी थे। लेकिन खास बात, ये बच्चों सेल के अंदर का मटेरियल ही डाइजेस्ट करते हैं, सेल्फ का मटेरियल ही डाइजेस्ट करते हैं, तो इसीलिए इन सेकेंडरी को अब ऑटोफेगोसोम कहा जाता है। अच्छा, बाहर वाले का डाइजेशन किया तो हेट्रोफेगोसोम कहा था, लेकिन अंदर वाले का डाइजेशन किया तो इसे ही नाम दे दिया गया ऑटोफेगोसोम। तो ये ऑटोफेगोसोम होते हैं। अच्छा, डाइजेशन के बाद यूजफुल चीजें सारी अब्जॉर्ब हो गई, जो जो वेस्ट मटेरियल था जिन्हें फाइनली सेल से बाहर करेंगे एक्सोसाइटोसिस, और इन लाइसोसोम को नाम दे दिया जाएगा टर्शरी लाइसोसोम, टीलोलाइसोसोम, रेजिडुअल बॉडी, इस तरह से बच्चों इनको नाम दे देंगे। तो अब हम समझे, लाइसोसोम सेल के बाहर का मटेरियल तो डाइजेस्ट कर रहा था, यहां पर हमने सीखा सेल के अंदर के मटेरियल का भी डाइजेशन करता है, दोनों तरह का डाइजेशन करता है, सेल के आउटसाइड के मटेरियल का भी और अंदर का भी। बात आती है अंदर के ऑर्गेनल कब डाइजेस्ट करते होंगे। हां, ये तब डाइजेस्ट करने की जरूरत पड़ती है जब ये ऑर्गेनल या तो ओल्ड हो चुके हो, या फिर एक कंडीशन होती है जब सेल में स्टारवेशन आ जाए। स्टारवेशन मतलब, हां, इसको सिंपल लैंग्वेज में कह दो भूखमरी, सेल के अंदर का सारा न्यूट्रिशन खत्म हो गया, सेल को एनर्जी चाहिए, तो उस कंडीशन में वो अंदर के ऑर्गेनल्स का डाइजेशन कर देते, और अंदर के ऑर्गेनल का डाइजेशन करते तो इसको हम ऑटोफेगी कह देते। अच्छा, यहां पे भी डाइजेशन हो तो सेल के अंदर ही रहा है, मतलब ये भी एक तरह का इंट्रासेल्युलर डाइजेशन है, ये भी से भी हम इंट्रासेल्युलर डाइजेशन नहीं कहेंगे। तो जो बात यहां पर अभी समझाई, क्लियर हुई। लाइसोसोम की अगर हम समझे तो अब टोटल 4 टाइप्स हो गए। प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी के 2 टाइप हो गए। सेकेंडरी में एक हो गया हेट्रोफेगोसोम, एक ऑटोफेगोसोम, और एक आ जाता है टर्शरी। तो ऐसे टोटल 4 टाइप के लाइसोसोम होते हैं। अच्छा, मुझे बताओ, ये एक ही सेल है और इसी एक सेल में लाइसोसोम का ये फॉर्म, ये फॉर्म, ये फॉर्म, अलग अलग फॉर्म देखने को मिले। अगर एक ही सेल में किसी ऑर्गेनल के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म देखने को मिले तो उसे हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिक। तो लाइसोसोम को कहा जाता है हाईली पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल। पॉलीमॉर्फिक मतलब पॉली मींस बहुत सारे, मॉर्फ मतलब फॉर्म, तो सेल के अंदर इसके बहुत सारे फॉर्म होते हैं, इसलिए इसको पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल कहते हैं। क्लियर। ये लाइसोसोम के टाइप्स मैंने आपको समझाया। अब बात करते हैं इसके फंक्शन की। फंक्शन में सबसे फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, इनमें सबसे पहला आता है इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। नाम से समझ में आ रहा है, सेल के अंदर। इंट्रासेल्युलर में आपको समझा चुका हूं। हेट्रोफेगी कब कहते हैं? जब बाहर वाले का डाइजेशन होता है, फॉरेन मटेरियल, आउटसाइड मटेरियल का डाइजेशन होता है, और अंदर वाले का हो तो ऑटोफेगी कह देंगे, डाइजेशन ऑफ ओल्ड सेल ऑर्गेनल। लेकिन ऑटोफेगी कब करते हैं? जब या तो ऑर्गेनल ओल्ड हो जाए या स्टार्वेशन आ जाए। क्लियर। इसी तरह से अगला डाइजेशन करते हैं ये एक्स्ट्रा सेल्युलर। लाइसोसोम दोनों तरह का डाइजेशन करें, सेल के बाहर भी डाइजेशन करते हैं एक्स्ट्रा सेल्युलर। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल मिलता है फंगस के अंदर। ये बच्चों आपको समझाने के लिए फंगस है। फंगस की सेल के अंदर ऐसे लाइसोसोम्स मिलते हैं, काफी फ्रीक्वेंटली लाइसोसोम देखे जाते हैं। अच्छा, यहां पे बच्चों ये कोई मटेरियल है, इसका फंगस डाइजेशन करती है। तो वो क्या करती है, अपनी सेल के अंदर के जो लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम भरे हैं, इन एंजाइम को सबसे पहले वो बाहर निकालती है। अच्छा, ये एंजाइम यहां बाहर आएंगे और बाहर आने के बाद यहां बच्चों डाइजेशन करेंगे। अच्छा, लाइसोसोम डाइजेशन, लाइसोसोम के जो एंजाइम है डाइजेशन इस फंगस के अंदर कर रहे हैं या बाहर कर रहे हैं? बाहर डाइजेशन हो रहा है, और बाहर हो तो उसी को हम कह देते हैं एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन। तो एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन का बेस्ट एग्जांपल फंगस में होता है। इसी तरह का एक डाइजेशन और देखा जाता है ऑस्टियोजेनेसिस के टाइम पर। ऑस्टियोजेनेसिस मतलब बोन फॉर्मेशन के टाइम पर जो बोन के अनवांटेड पार्ट है उसको हटाने के लिए ऑस्टियोक्लास्ट सेल होती है, वो भी इस तरह का डाइजेशन करती है। जैसे ये बोन है, समझाने के लिए मैंने इस तरह से बना दिया। अब इसके साथ ये कुछ अनवांटेड पार्ट है, तो इसको हटाने के लिए यहां बच्चों ये सेल लगी है, इसका नाम था ऑस्टियोक्लास्ट सेल। बोन के अंदर ये ऑस्टियोक्लास्ट सेल थी। अब इस ऑस्टियोक्लास्ट सेल के अंदर यहां ये लाइसोसोम बैठे। अच्छा, अब इस लाइसोसोम ने यहां एंजाइम रिलीज किया, बाहर रिलीज किया, और फिर ये इसका डाइजेशन कर रहे हैं। तो डाइजेशन यहां पर भी सेल के तो बाहर ही हो रहा है, और सेल के बाहर हो रहा है मतलब एक्स्ट्रा सेल्युलर। अरे सेल के तो बाहर डाइजेशन चल रहा है ना, तो एक्स्ट्रा सेल्युलर ही कहेंगे। तो एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन के 2 सबसे बेस्ट एग्जांपल है, एक तो फंगस में देखा जाता है और दूसरा
ऑस्टियोजेनेसिस के टाइम पर भी ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है। क्लियर? इसी का अगला फंक्शन आता है ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस का मतलब होता है सेल्यूलर डाइजेशन, मतलब पूरी सेल का डाइजेशन। ऑटोलाइसिस में कंप्लीट सेल, होल सेल डाइजेशन, इसी को बच्चों हम कह देते हैं ऑटोलाइसिस। अब ये क्या होता है? ये साइटोप्लाज्म में, इसके अंदर ये लाइसोसोम है, इसके अंदर बच्चों ये इसके एंजाइम भरे होते हैं, अंदर एंजाइम भरे। अब बच्चों कई बार ऐसा होता है कि ये जो लाइसोसोम की मेम्ब्रेन है ये डिसॉल्व हो जाती है। कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो इसकी मेम्ब्रेन को डिसॉल्व कर देते हैं। अच्छा, जैसे इसकी मेम्ब्रेन मान लो इसे डिसॉल्व हो गई तो इसके अंदर के ये एंजाइम पूरे साइटोप्लाज्म में से फैल जाते हैं, और पूरे साइटोप्लाज्म में फैलने के बाद ये लाइसोसोम के एंजाइम पूरी की पूरी सेल का डाइजेशन कर देते हैं। और ऐसे कंप्लीट सेल का डाइजेशन, इसी को ऑटोलाइसिस कहा जाता है। ऑटोलाइसिस का मतलब लाइसोसोम की जो मेम्ब्रेन थी टूटी, एंजाइम पूरी सेल में बिखरे और पूरी सेल का डाइजेशन कर दिया, इसी को ऑटोलाइसिस कहा जाता है। क्लियर? ऑटोलाइसिस का मतलब होल सेल डाइजेशन। क्लियर? अच्छा, इसमें ये सेल को तो मारा, लाइसोसोम ने सेल को तो खत्म किया, खुद भी तो खत्म हुआ है। अच्छा, खुद ही खत्म हो जाता है, इसलिए इनको एक स्पेशल नाम भी दिया जाता है, सुसाइडल बेग ऑफ सेल। तो ऑटोलाइसिस की वजह से ही लाइसोसोम को सुसाइडल बेग ऑफ सेल भी कहते हैं। खास बात, ऑल लाइसोसोम ऑफ सेल जितने भी हैं वो सारे ब्रस्ट हो जाते हैं और पूरी सेल को कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देते हैं, और इसी बेसिस पे इसको नाम दिया सुसाइडल बेग ऑफ सेल। अच्छा, आप कंफ्यूज नहीं होना, ऑटोलाइसिस अलग होता है, ऑटोफेगी अलग होता है। ऑटोलाइसिस का मतलब पूरी सेल का डाइजेशन, और एक ऑर्गेनल का डाइजेशन हो तो ऑटोफेगी कहते हैं। तो दोनों में डिफरेंस रखना, ऑटोलाइसिस अलग है, ऑटोफेगी अलग है। क्लियर? अच्छा, ये ऑटोलाइसिस क्या हमेशा कर दे, बॉडी में हमेशा ऑटोलाइसिस ला दे? बहुत सोच समझ के ऑटोलाइसिस करना पड़ता है, क्योंकि बच्चों जब इन अनवांटेड और सेल को हटाना पड़ेगा तो अगर पूरी बॉडी में ही लाइसोसोम से ब्रस्ट हो गए तब तो पर्सन की डेथ हो जाएगी। ऑटोलाइसिस बहुत सोच समझ के किया जाता है, कब कब जरूरत पड़ सकती है। ऑटोलाइसिस अकर ड्यूरिंग फर्स्ट रिमूवल ऑफ ओल्ड सेल। बॉडी की कोई सेल बहुत पुरानी हो गई, उसको हटाना है तो ऑटोलाइसिस करा दो। या दूसरा, रिमूव अनवांटेड ऑर्गन ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट होता है उसमें कुछ अनवांटेड ऑर्गन लगे हुए हैं तो उनको हटाते हैं, इनके लिए भी ऑटोलाइसिस करा सकते हैं। और इसी का बच्चों एक और तीसरा बड़ा अच्छा एप्लीकेशन आता है मेटामॉर्फोसिस के टाइम पर। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है लार्वा का एडल्ट में चेंज होना। जैसे बच्चों ये लार्वा है, टेडपोल, अब इसको बच्चों ऐसे एडल्ट में, लार्वा को एडल्ट में चेंज करे तो इसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। अच्छा, यहां एक बड़ी खास बात होती है, ये जो फ्रॉग है इसके लार्वा का नाम होता है टेडपोल। आप डायग्राम में ध्यान से देख रहे होंगे कि टेडपोल के अंदर आपको टेल दिख रही है, सबको नजर आ रही होगी। टेडपोल के अंदर तो टेल है, लेकिन इस फ्रॉग की बात करें तो इस फ्रॉग में कहीं पर भी आपको टेल नजर नहीं आ रही। यानी जब ये लार्वा इस एडल्ट में चेंज हो रहा होगा तो इसकी टेल को डाइजेस्ट कर दिया होगा। अब बात आती है टेल डाइजेस्ट किसने कराई? तो टेल को डाइजेस्ट करने के लिए यहां की सेल के अंदर, टेल के अंदर जो सेल होगी, इसके लाइसोसोम के अंदर, सेल के अंदर लाइसोसोम है, इसके अंदर एक एंजाइम होता है कैथेप्सिन, और वही कैथेप्सिन एंजाइम इस टेल को हटाने का काम करता है। यानी लाइसोसोम के अंदर का एक स्पेशल कैथेप्सिन एंजाइम होता है, वो इस टेल को हटाता है। और यहां पर भी टेल को हटाते टाइम पूरी की पूरी सेल का डाइजेशन होता है, और पूरी सेल का डाइजेशन मतलब ऑटोलाइसिस। तो ऑटोलाइसिस को बहुत अच्छा देखा गया है मेटामॉर्फोसिस के टाइम पर, और इसमें कैथेप्सिन एक एंजाइम होता है जो लाइसोसोम का एंजाइम है, वो इस प्रोसेस को फॉलो करता है। मैंने आपको लाइसोसोम के फंक्शन समझा है। लाइसोसोम बच्चों हर तरह का डाइजेशन करता है, सेल के अंदर भी कर सकता है, सेल के बाहर भी डाइजेशन करता है, और जरूरत पड़ेगी तो पूरी की पूरी सेल का भी डाइजेशन कर सकता है। मतलब सेल के बाहर डाइजेशन, सेल के अंदर डाइजेशन, जरूरत पड़ी तो पूरी सेल का डाइजेशन। इसका एक ही काम है, बस डाइजेशन। तो लाइसोसोम क्या करता है ये बच्चों हमने यहां समझा। अच्छा, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है वो तो मैं आपको समझा चुका हूं कई बार। लाइसोसोम का फॉर्मेशन गोल्जी बॉडी प्लस ईआर मिलकर करते हैं। गोल्जी बॉडी तो पैकिंग करती है, ईआर पैकिंग के मटेरियल देती है, तभी लाइसोसोम तैयार होता है। कई बार शॉर्ट में इसको ऐसे लिख देते हैं, गोल्जी बॉडी का जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ईआर, लाइसोसोम का एल, तो शॉर्ट में बन जाता है जीईआरएल सिस्टम। क्वेश्चन आता है बच्चों, जीईआरएल सिस्टम किससे एसोसिएटेड है?
तो लाइसोसोम के सिंथेसिस से रिलेटेड, फॉर्मेशन से रिलेटेड GERL सिस्टम होता है। जी मतलब गोल्जी बॉडी, ER इज इक्वल टू लाइसोसोम। क्लियर? तो लाइसोसोम क्या करता है, कौन कौन से टाइप के होते हैं, क्या फंक्शन है, कौन सी pH पे काम करता है, ये सारी बातें हमने यहां समझी। वैक्यूल के बारे में बच्चों हम समझ रहे हैं। वैक्यूल होती क्या है? ये सेल का साइटोप्लाज्म है। इसमें एक ऐसी बड़ी सी मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होती है और इसी बड़ी मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस को कहा जाता है वैक्यूल। मतलब सेल के साइटोप्लाज्म में ऐसी मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस, इसे बच्चों हम वैक्यूल नाम दे देते हैं। अच्छा, वैक्यूल की खास बात ये होती है कि ये प्लांट सेल के अंदर मेनली प्रेजेंट होती है। ये प्लांट का ही मेन फीचर बताया जाता है। तो प्लांट के अंदर वैक्यूल मेनली प्रेजेंट होती है और सिंगल मेम्ब्रेन से ये कवर्ड होती है। क्लियर? अच्छा, प्लांट में भी ये परमानेंट सेल में प्रेजेंट होती है। प्लांट में भी अगर हम देखें तो परमानेंट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है और परमानेंट सेल में स्टार्टिंग में तो थोड़ी छोटी होती है, लेकिन जैसे जैसे सेल की एज बढ़ती जाती है ये वैक्यूल भी बड़ी होती जाती है और कई बार तो इतनी बड़ी हो जाती है कि ये सेल के साइटोप्लाज्म का अप टू 90% पार्ट कवर कर लेती है। अप टू 90 का मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा 90% कवर करेगी, ये 60%, 70%, 80%, मैक्सिमम 90% तक ये कवर कर सकती है। इतनी बड़ी तक यहां पर वैक्यूल हो सकती है। अच्छा, परमानेंट सेल के अंदर तो प्रेजेंट होती है। परमानेंट सेल आप जानते हैं जो डिवाइड नहीं करती, लेकिन अगर हम मेरिस्टेम सेल की बात करें तो ये मेरिस्टेम सेल में जनरली एब्सेंट होती है, लेकिन कभी कभी आप मेरिस्टेम सेल में वैक्यूल को ऑब्जर्व कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए वैक्यूल वहां दिखी है तो वहां साइज बहुत छोटी होगी, वेरी स्मॉल। तो ध्यान रखना, ये प्लांट में प्रेजेंट होती है और प्लांट की भी मेनली परमानेंट सेल का फीचर होता है। मेरिस्टेम में जनरली एब्सेंट, लेकिन कभी कभी इसको देखा जाता है। सेम बात एनिमल के लिए भी है। एनिमल सेल में एब्सेंट होती है, लेकिन अगर यहां देखी गई तो यहां पर भी साइज तो फिर छोटी ही मिलेगी। वैसे जनरली एब्सेंट है, लेकिन अगर मिलती है तो साइज वाइज यहां पर भी छोटी होगी। तो वैक्यूल का मिलना मेन किसका फीचर है? प्लांट है। और प्लांट में भी अगर पूछा जाए तो परमानेंट सेल का फीचर होता है। वैक्यूल की अगर हम स्ट्रक्चर समझे तो वैक्यूल की स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। यह बच्चों वैक्यूल की स्ट्रक्चर, इस वैक्यूल की स्ट्रक्चर में आप देखोगे बाहर की तरफ केवल एक ही मेम्ब्रेन है। समझाने के लिए हमने स्कोर बड़ा बना दिया है। यहां पर ये जो सिंगल मेम्ब्रेन आपको दिख रही है इसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। टोनोप्लास्ट मतलब वैक्यूल की जो बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है, इस बाउंड्री को ही नाम दिया जाता है टोनोप्लास्ट। कई बार तो ये क्वेश्चन आ जाता है वैक्यूल कितनी मेम्ब्रेन से कवर्ड है, तो क्या बताओगे? सिंगल मेम्ब्रेन। और यहां पर इसकी मेम्ब्रेन का नाम दे दिया गया है टोनोप्लास्ट। अब इस वैक्यूल के अंदर जितना भी कंटेंट है, अंदर वाले सारे कंटेंट को मिला के कहा जाता है सेल सेप। अब बात आती है वैक्यूल में क्या क्या भरा हुआ है। वैक्यूल के अंदर मेनली प्रेजेंट होता है वाटर। यहां मेन वाटर को स्टोर किया जाता है। साथ ही साथ यहां पर सेल का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। मतलब सेल में जो एक्सक्रीटरी मटेरियल बना प्लांट में, वो सब वैक्यूल में भर दिया जाता है। यहां ऐसे प्रोडक्ट भी होते हैं जो सेल के काम के नहीं है। मतलब सेल ने बना तो लिए लेकिन यूजफुल नहीं थे, तो वो भी वैक्यूल में भर दिया जाए। यानी वैक्यूल को एक तरह से प्लांट का स्टोर रूम कह देते हैं। जैसे घर में होता है ना स्टोर रूम, काम नहीं आ रहा है तो वैक्यूल में डाल दो। तो सेम वही बात है, यहां पर भी जो काम नहीं आता है वो वैक्यूल में भर दिया जाता है। यानी ये वैक्यूल एक तरह से सेल का स्टोर रूम आप कह सकते हैं। लेकिन इसमें कई बार बड़ी इंपॉर्टेंट चीज भी होती है, इसके अंदर पिगमेंट्स भी देखे गए हैं। वैक्यूल में पिगमेंट्स भी देखे गए। इन पिगमेंट की खास बात यह होती है कि यहां पिगमेंट वाटर सोल्यूबल नेचर के होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पिगमेंट प्रेजेंट है। नेचर वाइज पूछा जाए तो वाटर सोल्यूबल, वाटर में डिजोल्व होते हैं। इनमें जो फेमस पिगमेंट होते हैं जैसे एंथोसाइनिन, एंथोक्लोर, इस तरह के पिगमेंट यहां पर प्रेजेंट होते हैं। तो वैक्यूल में पिगमेंट को भी देखा गया है। साथ ही साथ यहां पर आयंस भी भरे होते हैं। लेकिन खास बात, आयंस की कंसंट्रेशन यहां पर हाई होती है। हाई अमाउंट में, हाई कंसंट्रेशन की फॉर्म में यहां पर आयंस भी होते हैं। तो वैक्यूल में कई चीजें हैं, वाटर है, एक्सक्रिएटिव मटेरियल है, ऐसे प्रोडक्ट है जो सेल के काम के नहीं होते हैं। साथ ही साथ इसमें पिगमेंट्स होते हैं, आयंस होते हैं, कई सारी चीजें होती है। अच्छा, ये जो साइटोप्लाज्म होते हैं इसमें भी आयंस होते हैं, लेकिन लो कंसंट्रेशन में। अब यहां पर मान लीजिए ये आयन, साइटोप्लाज्म के आयन जरूरत नहीं है तो यहां स्टोर कर लेंगे। मान लीजिए साइटोप्लाज्म में आयन बैठा है, काम नहीं आ रहा है तो वैक्यूल में स्टोर कर लेंगे। तो जब इसको लो से हाई पहुंचाएंगे तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन यहां पर आयन को ट्रांसपोर्ट भी करना पड़ जाता है। तो वैक्यूल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऐसे आयन को ट्रांसपोर्ट भी करा देती है। अच्छा, इसके खास बात क्या देख रहे हैं आप? वैक्यूल के अंदर वाटर भी है और आयंस भी है, दोनों चीजें और दोनों स्टोर है। इससे क्या फायदा होता है कि जरूरत पड़ने पर यह बच्चों यहां वापस वाटर की सप्लाई भी कर सकती है, आयन की सप्लाई भी कर सकती है। इससे क्या होगा कि जरूरत पड़ेगी तो बाहर वाटर सप्लाई करेंगे, आयन सप्लाई करेंगे, तो इस साइटोप्लाज्म का
ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन रहेगा। अगर यहां सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर रेगुलेट करना है तो इसमें वैक्यूल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर ये वाटर, जरूरत पड़ने पर आयन सप्लाई करती रहती है। इससे सेल का ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन रहता है। ये वैक्यूल की एक बड़ी खास बात होती है, वैक्यूल हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन ऑफ द सेल। और क्यों करती है? क्योंकि इसमें वाटर आयन दोनों है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से वाटर दे भी सकती है, वापस गेन भी कर सकते हैं। जरूरत के हिसाब से यह सेल का ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करती है। यह वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, अच्छे से ध्यान भी रखना है। तो वैक्यूल में क्या क्या होता है ये हमने सीखा। ये जो वैक्यूल मैंने आपको समझाई, ये बच्चों प्लांट की है। और प्लांट की इस वैक्यूल के अंदर जितना भी मटेरियल है इसको हम कह देते हैं सैप। इसीलिए ये जो वैक्यूल आपको सिखाई गई है, कई बार इसको सेप वैक्यूल के नाम से भी जाना जाता है। ये सेप वैक्यूल भी आप कह सकते हो, जो प्लांट में देखी जाती है। हां, प्लांट के अलावा कुछ अमीबा, प्रोटिस्टा के अंदर भी आप देखोगे वैक्यूल मिलेगी। वो कौन कौन सी होती है वो भी समझ लेते हैं। एक नाम सुना होगा आपने, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल अमीबा में होती है। ये बच्चों अमीबा बिना किसी शेप का, इसके अंदर ऐसी एक वैक्यूल होती है जिसको हम कह देते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, यहां साइटोप्लाज्म में जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको इसके अंदर भर लिया जाता है, फिर ये इसको बाहर निकाल दी रहती है। मतलब अच्छा, वाटर इसमें भरेगा तो साइज बड़ी होगी, फिर वाटर बाहर निकलेगा तो साइज छोटी होगी। तो साइज में इसमें कॉन्ट्रेक्शन होता है, इसीलिए इसको कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। और ये सेल में एक्सेस वाटर को बाहर निकालती रहती है, मतलब एक तरह से यही ऑस्मो रेगुलेशन करती है। और साथ ही साथ सेल का जो वेस्ट मटेरियल कोई बना है वो भी इसमें भर देते हैं, तो वो भी इसके साथ बाहर निकल जाता है। तो ये एक्सक्रिएशन में भी रोल रखती है। आपके एनसीईआरटी में लिखा है वैक्यूल हेल्प इन एक्सक्रिएशन, एनसीईआरटी में लिखा है हेल्प इन एक्सक्रिएशन, लेकिन ध्यान रखना इसका एक मेन फंक्शन ये भी होता है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन में भी इसका रोल होता है। क्वेश्चन आ चुका है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का रोल, तो आप पूछ सकते हो ऑस्मो रेगुलेशन में आता है। इसी तरह से एक फूड वैक्यूल, नाम से समझ में आ रही, फूड वैक्यूल मतलब फूड पार्टिकल को इंगल्फ करने से बनी होगी। मान लीजिए जैसे कोई फूड पार्टिकल है, इसको इंगल्फ किया, तो इंगल्फ करने के बाद अब ये जो वैक्यूल बन गई इसको फूड वैक्यूल कह देते। ये वैक्यूल प्रोटिस्टा या अमीबा के अंदर देखी जाती है। तो मेनी सेल्स फूड वैक्यूल्स आर फाउंड, कैसे फॉर्म्ड होती है? फूड पार्टिकल को इंगल्फ करने से। तो ध्यान रखिएगा, अलग अलग तरह की वैक्यूल्स होती है। प्लांट की वैक्यूल को स्पेशली सेप वैक्यूल कह देते हैं। अमीबा में जो है उसको हम कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। साथ ही साथ ये फूड वैक्यूल भी यहां पर देखी जाती है। तो वैक्यूल क्या होती है ये हमने समझा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितनी मेम्ब्रेन से कवर्ड है? तो सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है, और उसके अंदर जितना भी कंटेंट है उसको सेल सेप कह दिया जाता है। क्लियर? तो जो बातें हमने यहां पर समझी है ये सब आप अच्छे से ध्यान रखें।